वीडियो के शुरुआत में देखते हैं मेन कैरेक्टर कुछ देखकर शॉक में होता है और बैकग्राउंड नरेशन चालू होती है। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कुछ डिसीजन लेना जरूरी होता है और ऐसे फैसले अक्सर बेरहमी से भरपूर होते हैं। उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्ट्रस क्रीचर खड़ा है और उसके पीछे एक लड़की। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना भी मत। शायद तुम्हें लगे कि ये अनफेयर है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मॉन्स्टर गुस्से में अटैक चार्ज करता है दोनों की तरफ। तभी लड़की बीच में आ जाती है। यही है इस दुनिया का तरीका। सीन शिफ्ट, हॉस्पिटल पेमेंट रिसेप्शन। मेन कैरेक्टर रिसेप्शनिस्ट पे चिल्ला रहा है, व्हाट, ये हेल्थ इंश्योरेंस से कवर नहीं होता। रिसेप्शनिस्ट शांत वॉइस में, हाँ, ये जो न्यूरल रीजेनरेशन इंजेक्शन है तुम्हारी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए, ये एक आउट ऑफ पॉकेट आइटम है, इंश्योरेंस में कवर नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो ये काफी महंगा पड़ेगा। मेन कैरेक्टर बस सुन रहा होता है, आंखों में हेल्पलेसनेस। रिसेप्शनिस्ट फिर कहती है, ये नया मेडिसिन है इसलिए काफी एक्सपेंसिव है। यहां इसका प्राइस लिखा है। मेन कैरेक्टर देखकर शॉक में, 5 मिलियन वन। डॉक्टर का रूम। डॉक्टर कामली कहता है, पैसे से खुशी जरूर नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम्हारी सिस्टर को हर महीने 2 स्पाइनल इंजेक्शन नहीं मिले तो उसे सीरियस लोअर बॉडी पैरालिसिस हो सकता है। हॉस्पिटल रूम, सिस्टर के पास मेन कैरेक्टर खड़ा होता है, सोचता है, जब पैसे की जरूरत हो और पास ना हो तो डर कुछ और ही होता है। आज मेरी छोटी बहन की जिंदगी की कीमत लगा दी गई। सिस्टर पूछती है, हॉस्पिटल बिल्स, क्या वो बहुत महंगे थे? मेन कैरेक्टर के मन में, क्या उसे सच बताऊं? फिर पसीने से भीगा हुआ झूठी मुस्कान के साथ कहता है, आई गॉट अ जॉब सो इट्स फाइन। एक प्रोफेसर ने रेफरल दिया, जॉब मिल गई, डोंट वरी। और मन में चिल्ला रहा होता है, मैं झूठ बोल भी नहीं सकता। सिस्टर हल्की अंगड़ाई लेते हुए, आई गेस अब ट्रैक एंड फील्ड आउट मैथ द क्वेश्चन है। मेन कैरेक्टर कॉन्फिडेंटली, मैं तुम्हें वापस ट्रैक पे लाऊंगा। वो मुस्कुराती है, ओके भैया, मैं मेहनत से पढ़ूंगी। और वो कहता है, बिल्कुल, तुम हमेशा पढ़ाई में भी बेस्ट थी और रेस में भी। माँ बाप के बिना भी कम से कम तुम्हारी मेडिसिन तो मैं मैनेज कर ही सकता हूं। मेन कैरेक्टर बैंक जाता है लोन के लिए, लेकिन रिप्लाई मिलता है, आई एम सॉरी, जब तक कोई सेकेंडरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना हो नए लोन मिलना मुश्किल है। प्लस तुम्हारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट लोन भी हैं। वो बैंक से बाहर आता है गुस्से में और पासबुक को जमीन पे फेंक देता है। तभी एक ब्लैक कैट पासबुक के पास आ जाती है। मेन कैरेक्टर उस मोमेंट में खड़ा होता है। दिमाग में सिर्फ एक चीज घूमती है, मनी मनी मनी, मुझे पैसे चाहिए। आई नीड इट, एब्सोल्युटली नीड इट। मेरा क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। सर पकड़ के चिल्लाता है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है। सचमुच मन में चल रहा होता है, मैं क्या करूं? कोई रास्ता नहीं है। अगर ये जिन अब दोबारा कभी नहीं चल पाई तो अब रोने का वक्त नहीं है। अभी भी मैं कुछ कर सकता हूं। क्लिफ के एज पे तो अभी नहीं हूं। जब पासबुक उठाने जाता है, कैट उसे रोकता है। वो उसे छुड़ाकर उठाता है और अंदर एक ब्लैक कार्ड मिलता है। सोचता है, व्हाट इज दिस? कार्ड पे लिखा होता है, क्या आपको हाई पेइंग डेली वर्क चाहिए? अभी संपर्क करें। आफ्टर लाइफ डिस्पैच एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट। मेन कैरेक्टर कंफ्यूज। आफ्टर लाइफ डिस्पैच एम्प्लॉयमेंट, सस्पिशियस, कहीं ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग या इलीगल काम तो नहीं? वो कार्ड फेंक देता है, मैं अभी इतना भी मजबूर नहीं हुआ हूं। ड्रग डीलरों की भी तो कुछ हदें होती हैं। लेकिन फिर कार्ड उठाता है, वैसे भी सड़क पे लिटर नहीं करना चाहिए। वेल, कभी कभी किसी चीज में चांस लेना पड़ता है। घर, फोन नोटिफिकेशन सीन। फोन पे नोटिफिकेशंस आते हैं। वेब नोटिफिकेशन 51,001 withdrawn। वेब नोटिफिकेशन 4,501 withdrawn। वेब नोटिफिकेशन 14,001 withdrawn। मेन कैरेक्टर गुस्से में, इंटरेस्ट और यूटिलिटीज तो ऐसे पैसा खा रहे हैं जैसे कोई भूखी मॉन्स्टर आर्मी। नैरेटर, और वक्त के साथ ये बर्डन और बढ़ता चला जाता है। मेन कैरेक्टर सोचता है, अब मेरे पास पिकी होने का ऑप्शन नहीं है।
लास्ट रिजॉर्ट कार्ड उठाता है और कॉल मिलाता है। सोचता है सस्पिशियस है, लेकिन कॉल करना तो सेफ होगा ना। शायद ये सच में एक हाई पेइंग डेली जॉब हो। जब तक ये लोग मेरे ऑर्गन्स नहीं निकालते। फोन बजता है, एक अजीब सा जिंगल। लाइव काइंडली, गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड, ब्यूटिफुल वर्ल्ड, डेली गुड डीड्स, डेली गुड डीड्स। मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होता है। उसके बाद एमसी धीरे से हेलो वन बोलता है और चुप हो जाता है। मोबाइल सी, हाँ? ये सुनकर एमसी सोचता है, तुमने अभी हाँ कहा है ना? वहां से आवाज आती है, तुम कॉल कर रहे हो, सही है? एमसी कहता है, हाँ, लेकिन वहां से फिर आवाज आती है, वाओ, सच में कोई कॉल करता है। एमसी पसीने पसीने हो रहा होता है, हाथ में फोन पकड़े हुए, और वहां से कहा जाता है, आज का काम ग्वानक म्युनिसिपल हॉस्पिटल के फ्यूनरल हॉल में है, ठीक है? तुम 10:50 तक पहुंच सकते हो? यह सुनकर एमसी कहता है, सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। हमने तो अब तक एक दूसरे से प्रॉपरली परिचय भी नहीं कराया। वहां से आवाज आती है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं तो मैं कॉल काट दूं। एमसी टाइम देखता है और कहता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन से फिर कहा जाता है, और हाँ, ड्रेस कोड है, ब्लैक सूट पहनना जरूरी है। एमसी पहुंच जाता है उस जगह, ग्वानाक म्युनिसिपल हॉस्पिटल। वो खड़ा होता है और सोच रहा होता है, आखिरकार मैं ये तक नहीं पूछ पाया कि असल में ये नौकरी है क्या। खैर, जरूरत पड़ी तो भाग भी सकता हूं। सबसे जरूरी है ये जिनका हॉस्पिटल बिल चुका पाना। तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है, क्या आप ली दो जिन हैं? एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, मैं ली दो जिन, और थोड़ा ब्लश कर रहा होता है। हम देखते हैं एक बेहद सुंदर लड़की, चमकते हुए सफेद लंबे बालों के साथ। वो कहती है, दैट्स मी। एमसी सोचता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा मुझे दो अजीब भावनाएं हुईं। पहली, एक अनजानी लेकिन गहरी ट्रस्ट की भावना, कम से कम ये जॉब तो इलीगल नहीं लग रही। लड़की कहती है, नाइस टू मीट यू मिस्टर ली दोजिन। एमसी सोचता है। दूसरी, एक बेवजह की फियर, ऐसा डर जैसे गहरे समुंदर में डूबते जाना, जैसे थलासोफोबिया। वो लड़की एमसी के काफी करीब आ जाती है। एमसी मन ही मन सोच रहा होता है, बाय द वे यूर टू क्लोज। दोनों की नजरें मिलती हैं। एमसी का चेहरा पसीने से तर होता है। एमसी कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सोचता है, क्या ये कोई न्यू काइंड ऑफ प्रेशर इंटरव्यू है? इतनी खूबसूरत और इनह्यूमन लगने वाली अपीयरेंस। लड़की कुछ देर घूरने के बाद कहती है, गुड, फॉलो मी। एमसी सोचता है। उसके आसपास का माहौल कुछ सरियल सा महसूस हो रहा है। एमसी पूछता है, हम जा कहां रहे हैं? मैं असल में कर क्या रहा हूं? वो कहती है, हम जा रहे हैं इस हॉस्पिटल के फ्यूनरल हॉल नंबर 1 में। जब वो लोग वहां जा रहे होते हैं, एक बदतमीज आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। लड़की कहती है, लेट गो ऑफ माई हैंड। वो आदमी कहता है, अरे यार, इतनी तीखी क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं। तुम्हारे पापा को श्रद्धांजलि देने वक्त निकाल कर आया हूं। तुम भूल गई, जब तुम छोटी थी तो मैं कितना प्यार करता था। लड़की उसका हाथ झटक देती है। गेट योर फिल्थी हैंड्स ऑफ। ये देखकर सफेद बालों वाली लड़की कहती है, मिस्टर ली दोजिन, गेट रेडी। एमसी हैरान, फॉर व्हाट? ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें अपने पापा के दोस्त से इतना रूखा नहीं होना चाहिए। मैं तो कॉन्डोलेंस गिफ्ट भी लाया हूं। एमसी उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। तो कृपया अपनी कंडोलेंस मनी दीजिए और जाने की कृपा कीजिए, वरना रिपोर्ट कर दूंगा। इस इंसान को आपकी जरूरत नहीं है सर। ओल्ड मैन गुस्से में, यह क्या बदतमीजी है? एमसी कहता है, आई एम ली डोजिन, एन एम्प्लॉई ऑफ द फ्यूनरल सर्विस कंपनी। ओल्ड मैन हैरान, फ्यूनरल सर्विस? गुस्से से, तुम जैसे फ्यूनरल एम्प्लॉई की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? जानते भी हो मैं कौन हूं? लड़की कहती है, मैं फ्यूनरल एम्प्लॉई नहीं हूं, और ये कोई फ्यूनरल सर्विस कंपनी भी नहीं है। लेकिन आज रात तुम जिस इंसान से मिलना चाहते थे वो मिल गया है। एमसी सोचता है, क्या
ये फ्यूनरल सर्विस नहीं थी? अगर ये कोई सर्विस नहीं है तो फिर ये यहां है क्यों? वो लड़की बताती है, हिज नेम इज किम हुआंग सिक। 1959 में पैदा हुए, ग्योंगी प्रोविंस में। 3 बेटों और 2 बेटियों में सबसे बड़े। अब एक सिटी काउंसलर हैं। ओल्ड मैन को पसीना छूट जाता है। लड़की कहती है, तुमने पिछले साल से कई निर्दोष लोगों की जान ली है। तुमने जिस आखिरी हत्या का आदेश दिया वो बस कल रात हुआ। लड़की सदमे में, लास्ट नाइट, वही रात जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था। वाइट हेयर लड़की कहती है, एक हिट एंड रन मर्डर, एक्सीडेंट जैसा दिखाने की कोशिश। एक जर्नलिस्ट की मौत जो उसका पुराना दोस्त था, जो उसकी करप्शन और मर्डर सोलिसिटेशन की जांच कर रहा था। ओल्ड मैन कहता है, ओह, तो एक रुकी प्रोसिक्यूटर और एक इन्वेस्टिगेटर ही आए हैं। जानती हो इस फोन में कितने सीनियर प्रोसिक्यूटर्स के नंबर हैं? लड़की बोलती है, तुम्हारा कार्मिक डेट अब पूरा हो चुका है। 60 साल की जिंदगी में तुमने बस दूसरों को दर्द ही दिया है। यह आखिरी मौका है, रिपेंट। ओल्ड मैन गुस्से में, तुम पागल हो गई हो क्या? रिपेंट माई और कॉल करता है, सेक्रेटरी पार्क, वीकेंड में कमिश्नर के साथ गोल्फ शेड्यूल कर देना। लड़की कहती है, आवर जॉब स्टार्ट्स नाउ। एमसी चौंकता है, व्हाट? हमें उसे रोकना है। एमसी, उसे। अचानक ओल्ड मैन जमीन पर गिर पड़ता है। एमसी, हे, गेट अ ग्रिप। लड़की कहती है, हमें उस इंसान को नहीं रोकना। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एमसी कहता है, वो वहीं है, स्पेस को चीरता हुआ आ रहा है। वो चीज। जिंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बेरहम होते हैं, तुम्हारी सिचुएशन की कोई परवाह नहीं करते। हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तुम सोच सकते हो ये अनफेयर है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। दुनिया ऐसी ही है। चैप्टर 1, आफ्टर लाइफ डिस्पैच एम्प्लॉयमेंट। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चावल के कागज पर स्याही गिरा दी हो। सीन कट। मॉन्स्टर की आवाज गूंजती है, तुम दोनों कौन हो? यहां सिर्फ मेरा शिकार रह सकता है, कोई और नहीं। नरेशन कंटिन्यूज। उसकी आवाज और मौजूदगी ने डर को चारों तरफ फैला दिया। मेन कैरेक्टर लोगों को चेतावनी देता है, सब लोग जल्दी से यहां से निकलो। तभी वो लड़की अचानक गायब हो जाती है और एमसी शॉक्ड होकर कहता है, वो गायब हो गई। वाइट हेयर लड़की की आवाज आती है, घबराओ मत, हम ही गायब हुए हैं। हम उस मॉन्स्टर के बैरियर के अंदर आ गए हैं। एमसी पूछता है, बैरियर? इसका मतलब क्या है? लड़की समझाती है, यह बैरियर उस मॉन्स्टर की हंटिंग ग्राउंड है। वो यहां उन लोगों को लाता है जिन्होंने कई जिंदगियों तक बुराई की हो, ताकि वो उनका शिकार कर सके। मॉन्स्टर फिर से जोर से दहाड़ता है और ऊपर से अपने पंजे से हमला करता है, लेकिन लड़की तुरंत एमसी और ओल्ड मैन को वहां से हटा देती है। आज हमारा काम है उस हंट को रोकना। मॉन्स्टर बोलता है, समझ गया, तो तुम ही हो जो हम मौकदूगी के काम में टांग अड़ाते हो। अगर तुम रास्ते में आना चाहते हो। वो मुंह से हमला चार्ज करता है और कहता है, तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। जैसे ही वो हमला करता है, लड़की एक बैरियर बना देती है और उन्हें बचा लेती है। मॉन्स्टर कहता है, तो तुम मूर्खता से मेरे सामने खड़ी हो गई। ठीक है, एक वॉरियर के लिए ये काफी तारीफ के काबिल हिम्मत है। एमसी सोचता है, ये सपना नहीं है, ये सच है। मॉन्स्टर फिर से हमला चार्ज करता है। ये सब हो क्या रहा है? मॉन्स्टर हमला छोड़ता है और लड़की पीछे से एमसी की शर्ट पकड़ती है। धुआं भर जाता है और जैसे ही साफ होता है, हम देखते हैं कि लड़की ने एमसी को अपनी गोद में उठा रखा है। मॉन्स्टर देखकर कहता है, एक औरत के द्वारा उठाया जाना, एक मर्द होने के नाते, ये शर्म की बात है। ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो आओ। तुम अनआर्म्ड कॉम्बैट की प्रैक्टिशनर नहीं लगती। सुबाक? सुबाक, पारंपरिक कोरियन मार्शल आर्ट। तो मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम अपना हथियार रेडी नहीं करती। वो तुम्हारा रोल नहीं है क्या? फिर वो एमसी की तरफ इशारा करता है, लेकिन तुमने लाया है एक बुकवर्म जो चिकन की गर्दन तक नहीं मरोड़ सकता, एकदम बैक म्योन सेंग। बैक म्योन सेंग, ऐसा स्कॉलर जिसके पास सिर्फ किताबों की नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं। वो लड़का मेरी बॉडी को छू भी नहीं सकता। लड़की जवाब देती है, तुम शायद भूल रहे हो,
इतना सब होने के बावजूद तुम इस बुकवर्म के एक बाल तक को नहीं छू पाए हो। एमसी सोचता है, ये क्या बोल रही है? इतना प्रोवोक मत करो उसे। लड़की कहती है, चलो एक प्रपोजल रखते हैं। तुम और ये बुकवर्म जो पहले चोट खाएगा, इवन एक छोटी सी खरोंच भी, उसे पीछे हटना होगा। क्या कहते हो? क्या तुम्हें अपनी मार्शल पावर पर इतना भी भरोसा नहीं? मॉन्स्टर कहता है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा जब तक वो लड़का तैयार नहीं हो जाता। एमसी की हालत खराब है और डरते हुए कहता है, मैं सच में लड़ नहीं सकता। लड़की कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी जहां तक मुमकिन हो सके। फिर वो एमसी को नीचे उतार देती है। तो तुम्हारे पास कोई वेपन है? एमसी पसीने में भीगा हुआ कहता है, मेरे पास कैसे होगा, और मैं ही क्यों लड़ रहा हूं? तुम्हें क्या लगता है मैं उस वुल्फ मॉन्स्टर का सामना कर सकता हूं? वैसे मोगदुगी है क्या? लड़की बोलती है, मैं मानती हूं, दो जीन, तुम पूरी तरह केपेबल हो उस मोगदुगी का सामना करने के लिए। एमसी कहता है, नहीं, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूं जो पढ़ाई करता है। अगर तुम एक स्कॉलर हो तो तुम्हें बॉ चलाना आना चाहिए। मुझे नहीं आता। यू क्या है? एक स्कॉलर के 6 आर्ट्स में से एक। क्या तुम्हें तलवार आती है? कैंची? शायद। कोड़ा? स्टाफ? वो क्या होते हैं? क्या सच में ऐसा कोई वेपन नहीं जो तुम्हें आता हो? एमसी सोचता है, आज की दुनिया में हथियार की क्या जरूरत है? फिर एकदम से रियलाइजेशन आता है, रुको, क्या ये मुझे हल्के में ले रही है? एमसी कहता है, एनो, रुको, शायद एक चीज है, मर्दों की ईगो। जब कोई लड़की पूछे कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं, तो जवाब देना पड़ता है, हाँ, हाँ, एक चीज है, आंसू बहते हुए। चलो, जो होगा देखा जाएगा। लड़की कहती है, ठीक है, अब जमीन पर घुटनों के बल बैठो। एमसी शॉक्ड, क्या? इतनी अचानक? एमसी नील करता है। लड़की उसका माथा छूती है और कहती है, मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जिससे तुम अपनी इमेजिनेशन से हथियार बना सको। अपनी शक्ति से अपना वेपन क्रिएट करने की एबिलिटी। एमसी ब्लश करता है, माथे पर, और लड़की उसके माथे पर किस करती है। बस अपनी इमेजिनेशन में उस वेपन को धीरे धीरे असेंबल करो, वो असली दुनिया में आ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है तुम कर लोगे। एमसी शर्मटे हुए, ठीक है, बिल्कुल। गेट अ ग्रिप ली दोजिन, खुद के गाल पे थप्पड़ मारते हुए। मॉन्स्टर आंखें खोलता है और कहता है, तुम तैयार हो गए हो। बॉडी भले ही कमजोर हो, पर तुम्हारे अंदर स्पिरिट है। तुम अपने डर को दबा रहे हो। एमसी सोचता है, इमेजिन करो, असेंबल करो। मॉन्स्टर हमला करने को रेडी होता है और कहता है, मैं तुम्हें एक ही वार में पेनलेस मौत दूंगा। एमसी वेपन क्रिएट कर रहा होता है। अब जब सोचूं, मैंने 3D मॉडलिंग में अपना मेजर लिया था। वर्चुअल स्पेस में कुछ बनाना मेरे लिए सबसे फेमिलियर है। शायद वो सब सालों की मेहनत इसी पल के लिए थी। तो उसी सबसे आसान रास्ते से मैं वो वेपन बना रहा हूं जो मेरे लिए सबसे फेमिलियर है। मॉन्स्टर भी रेडी होता है और कहता है, स्पीयर या सोर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमसी के हाथ में एक गन आ जाती है। वो एम करके गोली चला देता है। बुलेट मॉन्स्टर के शरीर में लगती है। वो गन को ऑटो फायर पर डालता है और लगातार गोलियां चलाता है। मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाता है, फिर पीछे हटता है। लड़की हल्की सी मुस्कुराती है। M16 राइफल, BGMI वाली याद आ गई, चलो छोड़ो। मॉन्स्टर सोचता है, मैं भूल गया था, इंसान लोहे और आग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, मुझे पसंद आया। जैसा वादा किया था तुमने मेरा खून बहा दिया है, इसलिए मैं आज के लिए पीछे हटता हूं। मेरा नाम है नाइट फ्रॉस्ट, 6 नेम्ड फैंग्स में से एक। एमसी कहता है, मेरा नाम है ली दोजिन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का प्राउड रिजर्विस्ट। मॉन्स्टर मुस्कुराता है, ली डोजिन, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। जगह नॉर्मल हो जाती है। एमसी इधर उधर देखता है और सोचता है, मैंने सच में कर दिखाया उस मॉन्स्टर के खिलाफ। जो वो बैरियर कह रही थी, अब समझ में आया। टूटी हुई दीवारें और फर्श भी ठीक हो गए हैं। लड़की बोलती है, वेल डन। एमसी चौंक कर उसकी तरफ देखता है। अब खतरा चला गया है, तुम आराम कर सकते हो। वो चुटकी बजाती है और एमसी की गन गायब हो जाती है। आज के काम की पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि हमारा काम क्या होता है। एमसी कहता है, जरूरत नहीं,
मैं तो बस एक दिन की कमाई करने आया था। मुझे ऐसे खतरनाक और अजीब काम में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं अब जा रहा हूं। लड़की कहती है, रुको, एक चीज और। ये एनवलोप लो, इसमें वही अमाउंट है जितना तुम्हें मिला है। एमसी एनवलोप पकड़ता है। अगर तुम्हारा मन बदले और तुम मुझसे फिर मिलना चाहो तो उस काले एनवलोप को खोलना। मैं तुम्हें जहां भी हो ढूंढ लूंगी। उम्मीद है वो दिन बहुत दूर नहीं होगा जिस दिन हम दोबारा मिलें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक कार एक्सीडेंट। एक कार उलटी हुई पड़ी है। ये एमसी की फैमिली की कार है। एमसी के पापा एमसी की तरफ देखकर बोल रहे होते हैं, डो जी, प्लीज येजिन का ख्याल रखना, अपनी छोटी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। और तभी हमें पता चलता है ये सब एमसी का सपना था। असल में एमसी सो रहा होता है। तभी उसकी बहन आइस लेकर उसके चेहरे पर रख देती है, लेकिन फिर भी वो नहीं उठता। तब वो 1, 2, 3 काउंट करती है और फिर सीधे वो आइस उसके ऊपर फेंक देती है, सीधा उसके सीने पे। एमसी चीख पड़ता है, आ, दैट्स कोल्ड, वो वाटर। और उसकी बहन खुश होकर बोलती है, फाइनली अवेक। एमसी गुस्से में उठता है, व्हाट आर यू डूइंग? बहन जवाब देती है, तुमने ही बोला था सुबह उठाना, याद है? आज तो हॉस्पिटल जाना है, भूल तो नहीं गए? मैं नाश्ता बना देती हूं, तब तक तैयार हो जाओ। वो चली जाती है और एमसी बिस्तर पे बैठा सोचने लगता है, अभी भी हॉस्पिटल के बिल पूरे नहीं हुए, मैं क्या करूं? 5 मिलियन वॉन कोई बच्चे का नाम थोड़े ही है। अरे, मैंने तो ये देखा ही नहीं कि कल कितना मिला। वो फोन खोल के चेक करने लगता है, कितना मिला कल, और देखते ही वो शॉक में आ जाता है। वेब नोटिफिकेशन, एच वंग चियोन ने डोजिन को 5 मिलियन वॉन भेजे। एमसी का पूरा शरीर कांपने लगता है। नाश्ते के वक्त भी वो बस बड़बड़ा रहा होता है, 5 मिलियन, 5 मिलियन। उसकी बहन उसे घूरती है, कंफ्यूज। ब्रश करते वक्त भी बुदबुदा रहा होता है, 500। उसकी बहन और भी ज्यादा कंफ्यूज, और फिर बेचारा थका हारा एमसी चल रहा होता है, तभी टकरा कर धड़ाम से गिर जाता है। दूसरी तरफ उसकी बहन पढ़ाई कर रही होती है और साई करते हुए बोलती है, मैं इससे डील नहीं कर सकती। एमसी नीचे गिरा पड़ा सोचता है, आह, दैट हर्ट। तभी उसकी नजर उस ब्लैक एनवलप पर पड़ती है। वेट, अब सोचता हूं, उसने कहा था इसमें भी उतने ही पैसे हैं। मैंने तो इस महीने की दवाइयों के पैसे बचा लिए हैं, लेकिन अगला महीना कौन जाने क्या होगा। खोल दूं इसे? उसे याद आता है, हियर, 1 मोर। इसमें उतनी ही रकम है जितनी डाली थी। अगर तुम अपना मन बदलो और मुझे फिर से देखना चाहो तो ये काला लिफाफा खोलना। मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ लूंगी। एमसी सोचता है, कहीं भी ढूंढ लेगी? सीरियसली? कैसे पता चलेगा उसे मैं कहाँ हूं? चलो खोलता हूं, और अगर वो ढूंढ भी ले तो दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है, तुमने खोल लिया लिफाफा। एमसी शॉक्ड पीछे मुड़ता है, और जब कंबल हटाता है तो देखता है वो लड़की उसी के बेड में सो रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। एमसी चौंक कर चिल्लाता है, टियो, तुम यहां कब से हो? और हड़बड़ा के नीचे गिर जाता है। उसकी बहन बाहर से पूछती है, ओपा, क्या हो रहा है? आर यू ओके? मैं अंदर आ रही हूं, ओके? एमसी चिल्लाता है, नो डोंट। लेकिन वो अंदर आ जाती है। ओपा, तुम कर क्या रहे हो? और हम देखते हैं एमसी उस लड़की को लपेटे हुए होता है कंबल में। एमसी बोलता है, मैंने बोला था अचानक पर्दे मत खोलो, कम से कम नॉक तो कर लो। उसकी बहन सार्कास्टिकली बोलती है, नॉक नॉक डियर ब्रदर, अब आ सकती हूं। आई कुड हैव स्वॉर्न मैंने किसी लड़की की आवाज सुनी थी। एमसी घबराता है। वो आवाज मेरे फोन से आई थी। मैं बस कुछ देख रहा था। उसकी बहन गहरी सांस लेती है। ऑफ कोर्स, मुझे पता है कितना लोनली होता है एक लड़के का सिंगल होना, लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहन तुम्हें जज नहीं करेगी। फिर भी दिन के समय में थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? साय, मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूं। एमसी सोचता है, क्या उसने मुझे पूरी तरह गलत समझ लिया? एक्चुअली ये बेहतर है, समझाना तो और ऑकवर्ड होता। तभी वो लड़की पूछती है, अब अपना मन बदला क्या? एमसी अब भी उसी के ऊपर होता है और सोचता है,
एक्सप्लेनिंग इज वर्स। आई टेक दिस। फिर वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं। एमसी सोचता है घर के पास वाले कैफे में आ गया ताकि ये जिन से बच सकूं, और टीवी देखने लगता है। ब्रेकिंग न्यूज, काउंसिलमैन किम ह्वांग सिक की आज सुबह हिट एंड रन में मौत। एमसी सोचता है हिट एंड रन, वो तो वही इंसान है जिसके पीछे वो वुल्फ मॉन्स्टर था। वो लड़की कहती है एग्जैक्टली। आज सुबह हॉस्पिटल के सामने उसी तरीके से मारा गया जैसा दूसरों को मारने का ऑर्डर दिया था। एमसी कहता है पोएटिक जस्टिस। वो लड़की कहती है लेकिन तुम्हारी वजह से जो जायंट वुल्फ को हराया उसकी आत्मा सीधे नर्क भेज दी गई। एमसी सुनकर सोचता है नर्क, और पूछता है तुम हो क्या? वो जवाब देती है तुमने शायद अंदाजा लगा लिया है, मैं आफ्टर लाइफ से हूं। एमसी सोचता है क्या ये पागल है? लेकिन जो कल हुआ उसके बाद। तुम्हारा काम है आत्माओं को आफ्टर लाइफ ले जाना? वो कहती है करीब करीब सही, लेकिन दो बातें गलत हैं। पहली, मैं अभी एक चासा के रूप में काम कर रही हूं, लेकिन मेरी रैंक ग्रिम रीपर नहीं है। मैं शिनजांग के ग्रेड में हूं, पूरा ईस्ट एशिया में ग्रेड ए। मतलब ये अफसरों और जनरलों के लिए एक खास रैंकिंग सिस्टम है। लेकिन असली बात तो ये है कि ये टाइटल सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। ये रैंक बौद्ध धर्म के उन ताकतवर रक्षक देवताओं को भी दी जाती है। और जब बात आती है शिनजांग की, तो ये टर्म खास तौर पर उन 8 स्पेशल गार्डियन देवताओं के लिए यूज होती है जिनकी ड्यूटी है दुनिया की रक्षा करना। मेरा असली काम है ईविल को खत्म करना और डिमोनिक ताकतों से लड़ना। अगर बस आत्मा गाइड करनी होती तो मेरी जैसी ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा काम है आत्माओं की प्रोटेक्शन। एमसी सुनकर कहता है मतलब हमें ह्यूमन सोल्स को उन जायंट मॉन्स्टर्स से बचाना होगा? वो जवाब देती है एग्जैक्टली। वो मॉन्स्टर्स किसी भी दुनिया के हिस्सा नहीं हैं। वो इंसानों के पापों से पैदा हुए हैं। उन्हें मोकदूगी कहते हैं, मॉन्स्टर्स की दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी। सीन कट होता है। अब हम एक जंगल में हैं। यहां कोई ट्रेनिंग कर रहा है, और हां, ये वही वुल्फ मॉन्स्टर नाइट फ्रॉस्ट है। एक और लड़का किसी पेड़ पर बैठा हंस रहा है। आ हा हा हा, तो इनविंसिबल नाइट फ्रॉस्ट हार गया एक इंसान से। और अब कर क्या रहा है? पत्थर तोड़ने की ट्रेनिंग? सीरियसली? इतना ओल्ड स्कूल? नाइट फ्रॉस्ट गुस्से में, नीचे आओ समरसन, बात करनी है तो आंख में आंख डालकर करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं। वो लड़का कूद कर नीचे आता है। ओ माय, इतना सेंसिटिव। लेकिन वाकई में नाइट फ्रॉस्ट हार गया। हंट फेल कैसे कर दी? नाइट फ्रॉस्ट फेल? मैं एक वॉरियर हूं, मैंने बस वादा निभाया। वो लड़का वाओ, कितना ओल्ड फैशन्ड। आजकल ऐसे लोगों को ओल्ड मैन कहते हैं। और एक पत्थर उठाता है, हवा में उछाल कर उसे रॉकेट की तरह मारता है। नाइट फ्रॉस्ट गुस्से से, आई सी, अब ग्रेट वॉरियर्स को ओल्ड मैन कहा जाता है? और FYI, मैं हारा नहीं था, वादा किया था जो पहले घायल होगा वो पीछे हटेगा, बस वही किया। वो लड़का हंसते हुए, आमतौर पर उसे हारना ही कहते हैं। नाइट फ्रॉस्ट अब पूरी मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है। लड़का डर कर बोलता है ओ स्कैरी, वैसे भी मां को खुद तुमसे बात करनी है। नाइट फ्रॉस्ट कहता है समझ गया, जल्दी मिलने आऊंगा। वो लड़का जाते जाते पूछता है बाय द वे, वो इंसान, वो क्या वाकई में स्ट्रांग है? यानी एमसी के बारे में पूछ रहा है। चासा कहती है टारगेट करो ऐसे लोगों को जैसे काउंसिलमैन किम ह्वांग सिक, जिन्होंने एक जिंदगी से भी ज्यादा बुराई की है, और उनकी आत्माएं छिन लो जो उनके बुरे कर्मों से गंदी हो चुकी हैं। एमसी बोलता है रुको जरा, अगर किसी ने एक जिंदगी से भी ज्यादा ईविल काम किए हैं तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वाकई में बहुत बुरे लोग ही मोकदूगी का शिकार बनते हैं। तो फिर क्या यह सही नहीं होगा कि उनकी आत्मा छिनना उनकी अपनी ही करनी का नतीजा है? ऐसे लोगों को बचाने के लिए इन मॉन्स्टर्स से लड़ना जरूरी तो नहीं लगता। चासा एकदम ठंडे अंदाज में पूरे यूनिवर्स का संतुलन, सोल सर्कुलेशन और रीइंकार्नेशन साइकिल पे टिका है। हर इंसानी आत्मा अपने हर जन्म में कार्मिक पॉइंट्स जमा करती है, और फिर धीरे धीरे वो एक हायर एग्जिस्टेंस की ओर इवॉल्व होती है, मोर वर्चुअस, मोर एनलाइटेंड। यही साइकिल पूरे कॉस्मोस को संतुलन में रखता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे खुद क्रिएशन ने एस्टैब्लिश किया है। चासा रुकती है, फिर और गहराई में जाती है, और इस पूरे सिस्टम का सेंटर है इंसानी आत्मा,
एक नई सोल बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। मतलब इंसानी सोल्स पूरे यूनिवर्स की सबसे प्रेशियस चीज है। इन्हें प्रोटेक्ट करना सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि कॉस्मिक ड्यूटी है। एमसी सोचता है, अंदर ही अंदर गड़बड़ाया हुआ। यूनिवर्सल लॉज एंड रीइंकार्नेशन, कहीं एनलाइटनमेंट वाली स्पीच तो नहीं बोल रही, पर कल जो गन मैंने लाइट से बनाई थी उसका टच अभी भी मेरे हाथों में महसूस हो रहा है। ये जोक नहीं है। चासा एमसी को देखते हुए, ईविल सोल्स को सिर्फ पनिश नहीं बल्कि हेल भेजकर प्यूरिफाई किया जाता है। एक प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म जो क्रिएशन ने डिजाइन किया है। ये पाप, जैसे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स, धीरे धीरे यूनिवर्सल बैलेंस को डैमेज करते हैं। और मोकदुगी इसी इम्बैलेंस का साक्षात प्रूफ है। ऐसे मॉन्स्टर्स जो सिन से बने हैं और यूनिवर्सल लॉ से बाहर ऑपरेट करते हैं। हर वॉइस टर्न्स हैवी, वार्निंग टोन में। अगर ये पापों से सड़ी आत्माएं टाइम पर हेल न भेजी जाए तो वो नेगेटिव एनर्जी जमा होती जाती है और एक समय पर ये यूनिवर्स में क्रैक्स बना देती है। क्रैक्स जो अंत में कॉस्मिक कोलैप्स ला सकते हैं। एमसी एक गहरी सांस लेकर आंखें नीचे करता है। अब समझ आया कि उन्हें बचाना जरूरी क्यों है। पर ऑनेस्टली मेरे पास यूनिवर्स की चिंता करने का टाइम नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बहन का हॉस्पिटल बिल मैनेज करने में ही अटका हूं। वो उठता है जैसे सब तय कर चुका हो। थैंक्स फॉर द ज्ञान, पर मैं चलता हूं। फिर रुकता है, बैठता है दोबारा, एक नया सवाल लिए। एमसी, अगर तुम सच में कोई डीटी हो तो खुद ही क्यों नहीं लड़ती? हमें इंसानों की जरूरत क्यों? चासा, मैटर ऑफ फैक्ट टोन, जैसे हर शब्द पहले से रिहर्स्ड हो। सिंपलर मॉन्स्टर्स लाइक ईविल स्पिरिट्स, गॉब्लिन्स हम डिवाइन पावर से खत्म कर सकते हैं, बट मोकडूगी वो सिर्फ इंसानी सोल से ही मात खा सकते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन है सिन और सिन का काउंटर फोर्स है लाइफ एनर्जी। मोकडूगी डिवाइन अटैक्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम उन्हें टच तक नहीं कर सकते। इसीलिए हम डीटीज पिछले 1000 सालों से ह्यूमंस के साथ पैक्ट कर रहे हैं, उनसे स्ट्रेंथ बोरो करके मोकडूगी से लड़ने के लिए। चासा धीरे सी एमसी का हाथ पकड़ लेती है। दोजिन, तुम में वो सब है जो एक सोल प्रोटेक्टर में होना चाहिए। एमसी ऑकवर्ड हो जाता है। एमसी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए कहता है, माफ करना। वो इतना शर्मा रहा होता है कि तभी उसकी नजर बाहर जाती है। वो देखता है कि उसकी बहन ये जिन बाहर जा रही है। वो चौंक पड़ता है। एमसी एकदम हक्का बक्का होकर, हो! वो तुरंत अपना सिर नीचे झुका लेता है जैसे कुछ छुपा रहा हो। चासा थोड़ा चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ? एमसी पसीने से भीगा हुआ थोड़ा हकलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। और फिर मन ही मन सोचता है, हां, अगर ये जिन बिना किसी लोअर बॉडी पैरालिसिस के इतनी आसानी से चल सकती है तो एक भाई होने के नाते मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। एमसी का मन पूरी तरह बदल चुका है। वो मजबूती से चासा का हाथ पकड़ता है। मुझे कुछ पूछना है। चासा, बोलो। एमसी, सीरियस मोड ऑन। अगर तुम सच में डीएटी हो तो क्या तुम मेरी बहन का इलाज कर सकती हो? पूरी तरह। चासा, सैड एक्सप्रेशन, मुझे तुम्हारी बहन की तकलीफ का दुख है, पर देवताओं को ह्यूमंस की लाइफ में डायरेक्टली इंटरफियर करने की इजाजत नहीं है। चाहे हमारी इंटेंशन कितनी भी प्योर हो, हम सिर्फ इनडायरेक्टली गाइड कर सकते हैं। सॉरी। एमसी थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर धीमे से कहता है, ठीक है, मुझे पहले से अंदाजा था, पर उसका इलाज बहुत एक्सपेंसिव है। हर महीने नई दवाई लगती है। चासा, मैं समझ सकती हूं। एमसी गंभीरता से कहता है, अगर तुम मेरी बहन के हॉस्पिटल बिल्स हर महीने भरोसेमंद तरीके से कवर कर सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए तैयार हूं। चासा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं करूंगी। एमसी थोड़ी देर सोच में डूब जाता है, फिर मजाकिया अंदाज में कहता है, अब जब सोच ही लिया है तो एक और बात है। काश मैं ऐसा जी सकूं जहां जीने के खर्चों की टेंशन ही ना हो। वैसे क्या मेरा कंप्यूटर एक हाई स्पेक मशीन में अपग्रेड हो सकता है? और जब ये जिन कॉलेज जाएगी उसकी ट्यूशन फीस भी। सीन कट होता है। एमसी अब घर पर होता है। डिनर टेबल पर वो और ये जिन साथ खाना खा रहे होते हैं। ये जिन खाते खाते अपनी किताब में भी डूबी हुई होती है।
एमसी थोड़ा झिझकते हुए पूछता है, ये जिन, क्या तुम्हें कभी मम्मी पापा की याद आती है? कभी ऐसा लगा कि रोना आ रहा हो या कुछ ऐसा? ये जिन अचानक किताब एक तरफ रखकर मुस्कुराती है। अचानक ये सवाल, ओपा, मैं ठीक हूं, क्योंकि आपने मम्मी पापा की कमी को इतनी अच्छे से पूरा किया है। एमसी मन ही मन चौंकता है। क्या? इतनी मैच्योर कब हो गई ये? कहीं इसका मेंटल एज मुझसे भी ज्यादा तो नहीं? फिर वो सोचता है, खैर, माँ, पापा, मैं येजिन का अच्छे से ध्यान रख रहा हूं, आप लोग फिक्र मत करना। उधर येजिन भी मन ही मन सोचती है, माँ, पापा, मैं ओपा का अच्छे से ध्यान रख रही हूं, आप भी चिंता मत करना। सीन शिफ्ट होता है एक सीडी, डीवीडी और रिकॉर्ड्स की दुकान में। कोई अनजान शख्स एक डीवीडी उठाता है और तभी वहां से एक अजीब सा चूहा बाहर आता है, जिसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। चूहा सामने आता है और फिर वह चूहा कहता है, मिस समरसन, हाँ, ये वही है जो नाइट फ्रॉस्ट के साथ था। फिर वह अपनी टोपी निकालता है और चूहे के ऊपर ढक देता है और कहता है, बी केयरफुल। क्या तुम्हें नहीं पता, ज्यादातर इंसान चूहा देखकर डर जाते हैं? हंगामा मत करो, मैं तो बस चुपचाप म्यूजिक सीडीज खरीदने आया हूं। चूहा घबरा कर कहता है, सॉरी, आई एम सॉरी। समरसन पूछता है, सो व्हाट्स द मैटर? फिर चूहा कहता है, प्लीज लेट अस फाइट अलोंगसाइड यू इन दिस हंट। समरसन जवाब देता है, नो। क्या तुम्हें पता है इस बार का ह्यूमन प्रोटेक्टर कैसा है? चूहा कहता है, यस वी डू। मैंने सुना है कि वो वही इंसान है जिसने नाइट फ्रॉस्ट को बंदूक से हरा दिया था। समरसन कहता है, सो यू नो वेल। इसीलिए तो कह रहा हूं, ये लड़ाई तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगी। तुम एक एक करके हर गोली से मारे जाओगे, समझे? इस बेवकूफी भरे जोश को छोड़ दो। इसके बाद वो चूहा टोपी के नीचे से बाहर निकल आता है और बोलता है, तलवार और भालों के मुकाबले बंदूक से जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह बेकार हो जाती है ना? हमारी कॉलोनी में जितने सदस्य हैं, अब हम देखते हैं कि बहुत सारी लाल लाल आंखें चमकती हैं और सारे चूहे बाहर आ जाते हैं। चूहा कहता है, उनकी संख्या एक स्टैंडर्ड राइफल की गोलियों की गिनती से कहीं ज्यादा है। और क्या हमने सबने एक साथ शपथ नहीं ली थी? समरसन कहता है, यस वेल, हम सबने वाकई में साथ में ये शपथ ली थी कि अपनी माँ और अपनी जाति के लिए, ताकतवर हों या कमजोर, जान देनी पड़ी तो भी लड़ेंगे। फिर वह गंभीर हो जाता है और पूछता है, तो तुम लोग सच में लड़ते हुए मरना चाहते हो? चूहा डरते हुए कांपने लगता है और कहता है, अगर हम अपनी मर्जी से समय और जगह चुनकर अपनी जान दे सकते हैं तो हम नाइट फ्रॉस्ट और समर सन जैसे 6 नेम्ड वंस के साथ लड़ते हुए मरना चाहेंगे। हम लड़ते हुए मरेंगे। समर सन अब मुस्कुराने लगता है। वह टोपी उठाता है और कहता है, फाइन, इतनी दृढ़ता है तो अब मैं इनकार नहीं करूंगा। तुम लोगों का ब्लड और सैक्रिफाइसेस हमारे मौकदुगी की मुक्ति की नींव बनेगा, बिना एक भी बूंद बर्बाद हुए। वह अपनी टोपी पहन लेता है और कहता है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैटल नाउ, क्योंकि शिकार का दिन अब दूर नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है एमसी, ली दो जिन की तरफ, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, रनिंग का फर्स्ट वीक। एमसी दो जिन सोचता है, उस दिन के बाद अपनी फिजिकल कंडीशन और स्टैमिना का सटीक विश्लेषण करने के लिए एक हेल जैसी फिजिकल मेजरमेंट पीरियड शुरू हो गई। उसके शरीर पर कई सारे टैलिस्मन चिपके होते हैं। पहले हफ्ते में हर दिन हम 50 मीटर स्प्रिंट और 3 किलोमीटर लंबी दौड़ रिकॉर्ड करते थे, पूरे दिन इन्हें बार बार दोहराते हुए। चासा भी उसके साथ दौड़ती रहती है। दौड़ते दौड़ते एमसी हांफते हुए कहता है, जस्ट हफ हफ, क्या हम सिर्फ एक बार नाप कर नहीं कर सकते? क्या वाकई इतनी बार करना जरूरी है? एमसी की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी होती है। चासा आराम से दौड़ती हुई कहती है, हमें अलग अलग एग्जॉस्शन स्टेट्स पर अलग अलग सैंपल और डाटा चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक एफिशिएंट फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकूं। डो जीन, मुझ पर भरोसा करो और फॉलो करो, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। और वह तेजी से आगे दौड़ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सेकेंड वीक, जिम में। एमसी वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है, कांपते हुए कहता है, 12 W 12, और फिर भारी सांस लेते हुए वजन नीचे रख देता है। चासा बोलती है,
गुड जॉब। अब चलो बारबेल का वजन थोड़ा और बढ़ाते हैं। वह एक और प्लेट रख देती है। एमसी देखकर ही पस्त हो जाता है। सेकेंड वीक में हमने वेट ट्रेनिंग का डाटा इकट्ठा किया और थर्ड वीक में हार्ट और लंग फंक्शन मापा। अब एमसी पुशअप्स कर रहा होता है और उस पर मैजिक डाला गया है। चासा कहती है, मुंह मत खोलो, जितना हो सके नाक से सांस लो, अपने फेफड़ों को फैलाने का एहसास करो। लास्ट डे ऑफ थर्ड वीक एमसी मरता हुआ घिसट रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है। आई फील लाइक आई एम डाइंग, ऑलमोस्ट देयर। वह जैसे तैसे पूरा कर लेता है। चासा टाइम नोट करती है। 12 मिनट्स 35 सेकंड्स, कल से 2 मिनट 5 सेकंड ज्यादा स्लो। चासा बोलती है, अब अगला टास्क है पहाड़ की चोटी तक दौड़ना। एमसी सोचता है, अगर ऐसे ही चला तो सबसे पहले तो मैं ही आफ्टर लाइफ पहुंच जाऊंगा। चासा मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम 10 मिनट में पहुंच गए तो तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगी। एमसी गुस्से में उठता है और चीखते हुए दौड़ने लगता है। 18 मिनट्स 25 सेकंड्स बाद एमसी जमीन पर औंधा पड़ा होता है, जैसे आत्मा शरीर छोड़ने वाली हो। चासा उसके सामने पानी की बोतल रखती है और कहती है, You've done really well। भले ही तुम 10 मिनट में नहीं पहुंचे, लेकिन तुम्हारी मेहनत से हमने फिजिकल फिटनेस का बेसिक डेटा इकट्ठा कर लिया। सारे टैलिस्मैन गायब हो जाते हैं। चासा कहती है, अब असली ट्रेनिंग शुरू होगी तुम्हारी सुपरनैचुरल एबिलिटी के लिए। सीन आगे बढ़ता है। चंद मिनट बाद एमसी उठकर बैठता है। सामने चासा खड़ी है और बोलती है, सुपरनैचुरल एबिलिटी जो तुम इस्तेमाल करोगे वो इंसानों के अंदर मौजूद लाइफ फोर्स से चलता है। एमसी टी शर्ट पहनते हुए पूछता है, लाइफ फोर्स? चासा जवाब देती है, यस। इसे आमतौर पर बैक कहा जाता है, लेकिन बैक को असल में कंट्रोल करने से पहले चलो पहले तुम्हारे पास कितनी बैक है ये मापते हैं। और वह टैलिस्मैन जला देती है और कहती है, सोरंग, कृपया एक बैरियर सेट करो ताकि आम लोग अंदर ना आ सकें। और वहां एक बैरियर बन जाता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर रुक जाता है। इसके बाद चासा कहती है, अब जैसे ही तुम बैक का इस्तेमाल करना सीखोगे, लीडोजिन, तुम अपनी आम जिंदगी से कदम रखोगे इस दुनिया के सुपरनैचुरल पक्ष में, मॉन्स्टर्स और डीमंस के खिलाफ जंग में। अगर तुम मोकदुगी के खिलाफ लड़ाई में जिंदा रहना चाहते हो तो अब से फोकस करना शुरू करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और कोई बोल रही होती है, इतना परेशान करने वाला है, पूरे 3 हफ्ते से चासा को अकेले कब्जे में रखा हुआ है। सोरंग स्क्रीन पर उन दोनों को देख रही होती है। वो गुस्से में कहती है, मेरे सारे प्लान्स चासा के साथ मस्ती करने के बर्बाद हो गए उस लड़के की वजह से। और मुंह फुलाते हुए कहती है, सिर्फ इसलिए कि उसने वो बेवकूफाना फिजिकल मेजरमेंट पीरियड पास कर लिया। अब वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगा है। कितना चिढ़ दिलाने वाला है। फिर चासा कहती है, सोरंग, कृपया प्रिपेयर टू मेजर द बैक लिमिट। सोरंग तुरंत जवाब देती है, यस चासा। और फिर वह स्क्रीन पर कुछ करने लगती है। फिर बड़बड़ाते हुए कहती है, वो लड़का लीडूजिन, मैं देखूंगी कि वो सच में कितना काम का है। इसके बाद हम एमसी और चासा को देखते हैं। चासा समझाने लगती है, अब जैसे तुमने राइफल को मैनिफेस्ट किया था उसी तरह एक छोटा मेटल क्यूब बनाने की कोशिश करो। फिर वह एक छोटा सा मेटल क्यूब बनाकर दिखाती है और कहती है, ट्राई टू क्रिएट अ स्मॉल मेटल क्यूब। एमसी कोशिश करता है और वह क्यूब बन भी जाता है। चासा देखती है और कहती है, उसी साइज को बनाए रखते हुए उसका वजन बढ़ाते रहो, अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक वजन बढ़ाओ। एमसी जैसा बताया गया है वैसा ही करता है। चासा बोलती है, ठीक है, वजन तब तक बढ़ाते रहो जब तक मैं तुम्हें रोकने के लिए न कहूं। फिर वह एक स्पेल कास्ट करते हुए कहती है, सोरंग, कृपया सेंड ओवर द मेजरिंग डिवाइस। वहां से सोरंग एक मेजरिंग डिवाइस भेज देती है। मेजरिंग डिवाइस का धागा एमसी के माथे में घुस जाता है। एमसी पूछता है, ये लाइन किस लिए है? चासा जवाब देती है, ये तुम्हारे सिर से जुड़ी है ताकि तुम्हारे कुल बैक को मापा जा सके। इसकी चिंता मत करो और जारी रखो। दूसरी तरफ सोरंग एमसी का रीडिंग देख रही होती है। सोरंग कहती है, ये 90 से ऊपर है चासा, चूंकि 100 एवरेज है, हमें जल्द ही रुकने की तैयारी करनी चाहिए। चासा कहती है, नहीं, ये और ऊपर जाएगा। जब रीडिंग अप्रोचेस 180
तो मुझे बताना। सोरेंग शॉक में, व्हाट? इसके बाद चासा पूछती है, क्या तुम्हें अभी कोई शारीरिक बदलाव महसूस हो रहा है? एमसी कहता है, खास नहीं। कुछ गलत है क्या? चासा कहती है, नहीं, यह सामान्य है। भले ही तुम अपना पूरा बैक, अपनी लाइफ फोर्स इस्तेमाल कर लो, तुम्हें कोई शारीरिक असामान्यता महसूस नहीं होगी। एमसी कहता है, यह राहत की बात है। जब तुमने कहा कि बैक लाइफ फोर्स है, तो मुझे लगा कि अगर मैंने इसे पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया तो मैं बेहोश हो सकता हूं या कोलैप्स हो सकता हूं। लेकिन खैर, अगर कोई शारीरिक समस्या नहीं है। चासा कहती है, नहीं, कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ बैक ज्यादा खतरनाक है, ठीक इसलिए क्योंकि इसके कोई शारीरिक लक्षण नहीं होते। फिर हमें सोरंग को दिखाया जाता है। वो देखती है और कहती है, नहीं हो सकता। आमतौर पर इसका सबसे ज्यादा लिमिट 130 के आसपास होता है। फिर हम इन दोनों के पास आते हैं। चासा कहती है, तुम्हारे बैग के पूरी तरह खत्म होने से ठीक पहले तुम अचानक से नाक से खून बहने लगोगे। तुम्हें उस सेंसेशन को याद रखना होगा जब तुम्हारी नाक से खून बहने लगे। यह बैग के पूरी तरह खत्म होने से पहले का ओनली वार्निंग साइन है। एमसी पूछता है, क्या होगा अगर मैं नाक से खून बहने के बाद भी पावर का इस्तेमाल करता रहूं? चासा बताती है, उसके बाद तुम बैग की बजाय अपनी होन, आत्मा से शक्ति खींचोगे। उस पल से तुम्हारी लाइफ स्पैन उस शक्ति के अनुपात में कम होती जाएगी। कोई भी बड़ा शारीरिक बदलाव जिसे तुम आसानी से महसूस कर सको नहीं होगा। कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ बैक खतरनाक होता है क्योंकि यह तुरंत तुम्हारी लाइफ स्पैन को खत्म करना शुरू कर देता है। इसके बाद सोरंग कहती है, चासा, इसका 170 है। और फिर वह बढ़ने लगता है, 180, 190, 200। इसके बाद एमसी को नाक से खून बहने लगता है तो चासा उसके पास आती है और कहती है, अब रुक जाओ डियोजीन। इसके बाद एमसी रुक जाता है। चासा कहती है, बहुत अच्छा किया। क्या मेरे निर्देशों का पालन करना मुश्किल था? एमसी कहता है, फिजिकल ट्रेनिंग जितना मुश्किल नहीं था। फिर वह कहती है, गुड जॉब। और वह एमसी को रुमाल देते हुए कहती है, याद रखना, नाक से खून बहने का सेंसेशन यही ओनली वार्निंग साइन है। एमसी रुमाल ले लेता है। फिर चासा सोरंग से कहती है, क्या है फाइनल रीडिंग? सोरंग खुद शॉक में होती है। रुको, नहीं हो सकता। 274। चासा, तुमने कैसे जाना कि उस लड़के का बैक लिमिट इतना होगा? तुमने कैसे जाना कि यह इतना ज्यादा होगा? चासा उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, जिस वजह से डोजिन के पास औसत इंसान से कहीं ज्यादा बैक है, वह यह है कि उसने इनहेरिटेड विल किया है। एमसी कंफ्यूज होकर पूछता है, इनहेरिटेड विल? चासा कहती है, तुम्हारे दिवंगत माता पिता ने तुम्हारे लिए कोई बहुत अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, गंभीर इच्छा की होगी, क्या ऐसा नहीं? यह सुनकर एमसी शॉक हो जाता है। वो हादसे का दिन, मेरे पापा ने कहा था, कृपया ये जिन का ध्यान रखना। फिर एमसी कहता है, मेरे पापा और मम्मी, उनकी मौत से ठीक पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी बहन का ध्यान रखना। चासा कहती है, जब कोई मरने वाला शख्स गंभीरता से कुछ इच्छा करता है और अगर मरते वक्त उस शख्स का बैक उस व्यक्ति में बहता है जो उस इच्छा को पूरा करने का इरादा रखता है, तो इसे इनहेरिटिंग अ विल कहा जाता है। ये सब सुनकर एमसी अपना बनाया हुआ क्यूब उठाता है और सोचता है, ये वजन मेरे पापा और मम्मी से मुझे पास्ड ऑन हुआ। फिर चासा भी नीचे बैठ जाती है और एमसी का हाथ पकड़कर कहती है, इनहेरिटिंग एंड मेंटेनिंग बैक कभी आसान काम नहीं होता। ये वजन पूरी तरह से उस मेहनत का प्रतीक है जो तुमने अब तक की है। तुमने अब तक कितनी मेहनत की है, तुम्हारे माता पिता को यह सबसे अच्छा पता होगा। फिर अचानक से एमसी खड़ा हो जाता है और दौड़ने लगता है। वह पानी के पास आता है, पानी भरता है और अपने ऊपर डाल देता है। वह कहता है, आह 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 आह, अचानक थोड़ा गर्म हो गया था। चासा उसे देख रही होती है। एमसी कहता है, आह, वह ताजगी दे रहा है। मुझे अब ऐसा लगता है जैसे मैं जी सकता हूं। फिर वह रुक जाता है और अचानक बहुत ठंड लगने लगती है जिससे वह कांपने लगता है। वह कहता है, मुझे माफ करना। अचानक गर्मी महसूस हुई तो मैंने खुद पर पानी डाल लिया। हाँ, यह असामान्य मौसम इन दिनों खराब है ना? मुझे लगता है हमारे ग्रह के साथ कुछ तो हो रहा है। चासा हल्की सी मुस्कान देती है। एमसी कहता है, तो हम क्या बात कर रहे थे? कुछ बैग की कुल मात्रा के बारे में?
अगला ट्रेनिंग क्या है? आइए तुरंत शुरू करते हैं। फिर चासा कहती है, आज का ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, अब बस तुम्हें घर जाने के लिए तैयार होना है। लेकिन तुम्हारी आंखों से रोने की वजह से जो सूजन है उसे कम करना बेहतर होगा, इससे पहले कि तुम जाओ। एमसी शॉक में कहता है, मैं तो बिल्कुल नहीं रो रहा था। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से ट्रेनिंग के लिए रेडी हो रहा होता है। उसकी बहन बर्तन साफ करते हुए पूछती है, ओपा, फिर से बाहर जा रहे हो? तुम्हारे कपड़ों से तो लग नहीं रहा कि तुम काम पे जा रहे हो। एमसी कैजुअली बोलता है, अब मैंने फिजिकल लेबर चूज किया है। बहन थोड़ा कंसर्न होके पूछती है, फिजिकल लेबर? कहीं रिस्की तो नहीं है ना? एमसी थोड़ा कंफ्यूज्ड और ऑकवर्ड होके बोलता है, दाव वो बस एक नॉर्मल सा काम है। फिर हंसते हंसते निकलता है। एनीवे, ओपा जा रहा है। बहन कहती है, ठीक है, जल्दी वापस आना। कल रात बारिश हुई थी तो ध्यान से जाना। एमसी निकल जाता है और बहन उसके बारे में सोचती है। फिर एमसी रास्ते में चलते हुए अपने मन में सोचता है, जो चाचा ने कहा था, तुम्हारे पेरेंट्स ही सबसे अच्छी तरह जानते हैं तुमने अब तक कितनी मेहनत की है। एमसी कहता है, जो बैग मेरे पेरेंट्स छोड़ के गए थे, और याद करता है चाचा की बात। अगर कोई इंसान जो मर रहा है दिल से कोई इच्छा मांगता है और उस वक्त उसके पास खड़ा इंसान भी वैसे ही दिल से उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हो, तो मौत के उस मोमेंट पे उस इंसान का बैग उस दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाता है। वो ट्रेनिंग याद करता है। इस प्रोसेस को ही कहते हैं कैरिंग ऑन द विल। एमसी कहता है, सिर्फ मैं और ये जिन ही नहीं बचे हैं इस दुनिया में, बस ये जान लेना ही काफी है इस काम को शुरू करने के लिए। फिर एक ड्रोन बैरियर क्रिएट कर रहा होता है। वॉइस आती है, मोबाइल ट्रेनिंग मोड ऑन, 500 मीटर रेडियस में एक बैरियर बनाया जा रहा है जिससे आम लोग एंटर न कर सकें। एक ब्लैक ड्रोन एमसी को स्कैन करता है। एमसी उसकी तरफ देखता है। ड्रोन बोलता है, हिलो मत, स्टिल रहो, तुम्हारा फिजिकल कंडीशन मेजर हो रहा है। एमसी सोचता है, ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। तभी चासा सामने आके कहती है, थोड़ा सडन हो सकता है, बट लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, शैल वी? एमसी टोटली शॉक्ड, क्या अभी? मुझे तो मॉन्स्टर से फाइट करना भी नहीं आता। चासा कहती है, टेंशन मत लो, शुरू से ही मॉन्स्टर से फाइट नहीं करवाएंगे। फिर एक ब्लैक कैट तेज से आता है। चासा कहती है, आज मिस्टर डोजिन जिस चीज से लड़ेंगे वो है। कैट जंप करता है, ये क्यूट सा बच्चा। एमसी सोचता है, हाँ, ये तो वही बिल्ली है जो पहले भी मिली थी। चासा कहती है, तुमने इसे पहले भी देखा है ना? इसका नाम है दामसिल पियो। ये एक स्पिरिट बीस्ट है जो अंडरवर्ल्ड में क्रिमिनल्स से सच बुलवाने के काम आता है। अगर ये कैट किसी को काट लेती है तो बंदा सब सच बोल देता है, चाहे वो चाहे या नहीं। एमसी हैरान, सच में? ये क्यूट सी बिल्ली किसी को काट सकती है? चासा कहती है, चिंता मत करो, ये नॉर्मल ह्यूमंस को काट नहीं सकती, ना मॉकडूगी, ना स्पिरिट बीस्ट्स, ना गॉड्स। कोई भी इंसान को छूने के लिए बैग की प्रोटेक्शन ब्रीच नहीं कर सकता। पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हें याद रखना। एमसी, ओ ओके, तो सेफ है, और कैट के साथ खेलने लगता है। तब चासा कहती है, लेकिन मिस्टर डोजिन अब इससे काटा जा सकता है। तुम्हारा बैग डिफेंसिव से कॉम्बैट एट्रीब्यूट में चेंज हो चुका है जब तुमने पहली फाइट में अपना वेपन समन किया था। एमसी, क्या मेरा बैग डिफेंस से कॉम्बैट में चेंज? तभी कैट उसे पंजा मार देता है और एमसी चिल्ला पड़ता है, आ बहुत दर्द हुआ। मेरी नजर बार बार चसानिम के स्टॉकिंग्स पे जा रही थी। ड्रोन फुल गुस्से में, क्या बोला बे? चासानिम के स्टॉकिंग्स के बारे में? क्या सच में मरना है? एमसी कैट से कहता है, छोड़ मुझे छोटी सी बिल्ली, दर्द हो रहा है। कैट म्याऊ करता है और गुस्सा हो जाता है। एमसी एकदम फ्रीज हो जाता है। चासा कैजुअली पूछती है, क्या मेरे स्टॉकिंग्स पे कुछ था? एमसी पसीने पसीने, हाँ, मैंने स्टॉकिंग्स के बारे में कब बोला? ड्रोन बोलता है, ओए, मेमोरी लॉस फेक कर रहा है क्या? मरना है तुझे। डैमसिल, काट डाल इसको। कैट मियावो करता है फुल अग्रेशन में। एमसी सोचता है, वेट, काट डालना? ये तो जोक है ना? चासा बोलती है, रिलैक्स,
ये सिर्फ प्रैक्टिस है रियल फाइट से पहले। आज की ट्रेनिंग का गोल है इस कैट को सबड्यू करना। मॉकडूगी मोस्टली ह्यूमन फॉर्म में अटैक करते हैं, पर अभी के लिए ये कैट परफेक्ट है क्योंकि ये डेंजरस नहीं है। एमसी सोचता है, ठीक है, स्पिरिट बीस्ट हो तो क्या, कैट तो कैट ही होती है, और फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। एमसी, आ जाओ। बिल्ली तो सिर्फ बिल्ली होती है। वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। बिल्ली भी तैयार होती है और फिर दोनों एक साथ जंप करते हैं। एमसी चिल्लाता है, आजा, बिल्ली तो आखिर बिल्ली ही होती है। बिल्ली, म्याव। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एमसी को बिल्ली ने अच्छे से धो दिया है। वो चुपचाप घुटनों के बल बैठा होता है। चासा कहती है, तुम्हें मेरी बात पूरी सुननी चाहिए थी। मैंने अभी तक ट्रेनिंग बैरियर को स्पैरिंग मोड में बदला ही नहीं था। एमसी, आई एम सॉरी, माफ करना। ब्लैक ड्रोन हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब भोगो। हमारी डामसिल को हल्के में लेना छोड़ दो। चासा बिल्ली को गोद में उठाकर कहती है, शांत हो जाओ दमसिल पियो। मिस्टर डोजिन को अभी फाइटिंग की आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा धीरे चलो उन पर। बिल्ली बस म्याओ करती है और फिर चासा उसे नीचे रख देती है। अब चासा एक नया ड्रोन समन करती है और कहती है, इस बैरियर जनरेटर की इफेक्टिव रेंज है 100 मीटर और ये एक मोबाइल बैरियर है जो मिस्टर डोजिन के साथ चलेगा। इसके साथ तुम बिना किसी मूवमेंट लिमिट के फ्रीली फाइट कर सकते हो। अब मैंने ट्रेनिंग बैरियर को स्पैरिंग मोड पर सेट कर दिया है। स्पैरिंग मोड में शरीर एक अस्थायी रूप, इनकॉर्पोरियल फॉर्म में बदल जाता है, इसीलिए तुम एक दूसरे पर अटैक भी करो तो सिर्फ वो अस्थायी रूप ही नुकसान झेलेगा, और जैसे ही बैरियर हटेगा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारा असली शरीर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, इसलिए निश्चिंत रहो और अपने स्किल्स दिखाओ। एमसी सोचता है, ठीक है, चलो थोड़ा शांति से कोई स्ट्रैटेजी सोचते हैं। हाँ, बिल्ली से निपटने का एक ही तरीका है और वो है कैट टॉय फिशिंग रॉड। वो क्रिएट करता है। हम बिल्ली की आंखों में शिकार करने वाली चमक देखते हैं। सोरंग चिल्लाती है, ए ओ बुद्धू। ब्लैक ड्रोन चिल्लाता है, उसे जल्दी से छुपा लो। कैट फटाक से छलांग लगाकर एमसी के हाथ से टॉय छीन लेती है। उसके हाथ में बस खाली स्टिक रह जाती है। ब्लैक ड्रोन समझाता है, जब डैमसिल को कोई कैट टॉय दिखता है उसकी हंटिंग इंस्टिंक्ट्स वाइल्ड हो जाती हैं। कैट उछलती है सीधे एमसी की तरफ। एमसी डरते हुए चिल्लाता है, ये बिल्ली है या शैतान? आ! वो स्टिक फेंककर भागने लगता है और पीछे पीछे बिल्ली भी। ब्लैक ड्रोन, उसने डैमसिल की जंगली प्रवृत्ति जगा दी है। ये मूर्ख, इसको तो पिटना ही था। चासा, फिर भी लगता है अब ट्रेनिंग असली फाइट जैसी बन गई है। हम देखते हैं एमसी पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है और कैट उसका पीछा कर रही होती है। व्हाइट ड्रोन जो एमसी के साथ है, अब तुम ज्यादा देर तक फुल पावर में भाग सकते हो। 3 हफ्तों की मेहनत बेकार नहीं गई। एमसी भागते हुए, चासा निम, नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी, मैं इस बिल्ली को कंट्रोल कैसे करूं? मैं इसे बेयर हैंड से नहीं हरा सकता। व्हाइट ड्रोन, ठीक है, अब मैं बताता हूं बैक से दुश्मन को कैसे सॉब्ड्यू करते हैं। पहले ही बताया था ना। मिस्टर डोजिन का बैक अब डिफेंसिव से कॉम्बैट एट्रीब्यूट में बदल गया है। स्क्रीन पर दिखाई देता है, विल, डिटर्मिनेशन, डिविनिटी। ड्रोन, बैक की सुपरनैचुरल ताकतों के खिलाफ जबरदस्त डिफेंस है, लेकिन खुद से अटैक नहीं कर सकता। अगर बैक को फाइट में यूज करना है तो तुम्हें इसे इन 3 एट्रीब्यूट्स में बदलना होगा, विल, डिटर्मिनेशन और डिविनिटी। कैट उड़ते हुए एमसी के पास से गुजरती है। एमसी रुक जाता है और हाँफ रहा होता है। ड्रोन, पहला एट्रीब्यूट है विल। अगर तुम विल को लगातार ट्रेन करो तो कुछ समय के लिए तुम्हें मॉकडूगी जैसी फिजिकल पावर मिल सकती है, जिसमें अगिलिटी और रिफ्लेक्सेस पीआईओ जैसे होंगे। एमसी, क्या मैं ये विल एट्रीब्यूट अभी यूज कर सकता हूं? आवाज आती है, बिल्कुल नहीं। एमसी चिल्लाता है, पहले मुझे जीतने का कोई तरीका सिखाओ, बाकी की थ्योरी मैं घर जाकर पढ़ लूंगा, बस उसका प्रिंट आउट दे देना। ड्रोन, हाँ, चलो ऐसा ही करते हैं, सही रहेगा। तभी बिल्ली की गुर्राहट सुनाई देती है। एमसी देखता है, बिल्ली अपने मुंह से बीम फायर कर देती है। एमसी मुश्किल से डॉज करता है। कैट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। एमसी शॉक में, वो बिल्ली मुंह से बीम फेंक रही है। ड्रोन, डैमसिल पियो एक स्पिरिट बीस्ट है,
उसके पास ईवल को नष्ट करने और डीमंस को वश में करने की पावर है। अगर तुम दूसरा एट्रीब्यूट डिटर्मिनेशन की ट्रेनिंग तुरंत शुरू करो तो तुम भी वैसे ही कम्बैट स्पेल्स चला सकते हो जैसे अभी डैमसेल ने किया। तब तुम एलिमेंट्स जैसे फायर, लाइटनिंग और विंड को कंट्रोल कर सकोगे। डिटर्मिनेशन ट्रेन करके तुम टेलीकिनेसिस और ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन जैसे स्पेल्स भी यूज कर सकोगे। कैट अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठा करता है और उसके सामने जो पानी था उसे गर्म करके भाप में बदल देता है, जैसे उसने फायरबॉल जुत्सु चलाया हो। एमसी देखता है और बोलता है, हो, पूरा पडल एक ही शॉट में सूख गया। ड्रोन, लेकिन डिटर्मिनेशन एट्रीब्यूट के लिए कई सालों की सख्त ट्रेनिंग चाहिए। स्पेल्स और एलिमेंटल अटैक्स यूज करने में बहुत एनर्जी लगती है। सुपरनैचुरल एबिलिटीज को रियल कॉम्बैट में इफेक्टिवली इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, इतना कि मिस्टर डो जिन भी डिटर्मिनेशन एट्रीब्यूट का प्रॉपर यूज अभी नहीं कर पा रहे। एमसी, नो, बस वो थ्योरी बाद में किसी बुक में लिख देना। अभी के लिए प्लीज मुझे ये बताओ कि उस बीम शूट करने वाली बिल्ली को तुरंत कैसे रोकूं। ड्रोन, आई एम सॉरी, ये मेरा पहली बार है किसी को प्रैक्टिकल कॉम्बैट सिखाते हुए, इसलिए थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर गया। सीन, वो कैट धीरे धीरे एमसी की तरफ बढ़ रही होती है। ड्रोन की आवाज, विल और डिटर्मिनेशन जैसे एट्रीब्यूट्स फिलहाल यूज करना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा एट्रीब्यूट सिखाता हूं जो मिस्टर डोजिन को अभी के अभी डेस्ट्रक्टिव पावर दे सकता है, डिटर्मिनेशन एट्रीब्यूट के कॉम्बैट स्पेल्स के बराबर। एमसी, जस्ट टेल मी ऑलरेडी। सीन, ड्रोन एमसी को स्कैन करता है। ड्रोन, फाइनल थर्ड एट्रीब्यूट, डिविनिटी एट्रीब्यूट। ड्रोन कंटिन्यूज, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, ये डिविनिटी एट्रीब्यूट अगर सही से यूज किया जाए तो यह भी डिटर्मिनेशन एट्रीब्यूट के पावरफुल स्पेल्स के बराबर एबिलिटीज दे सकता है। एमसी, ऑलमोस्ट क्राइंग, प्लीज बस एक्सप्लेन मत करो और हेल्प करो। कैट धीरे धीरे एमसी डोजिन की तरफ आ रहा होता है। उसके चारों तरफ फायर जल रही होती है, माहौल इंटेंस है। ड्रोन बोलता है, द थर्ड एट्रीब्यूट, डिवाइन, एक ऐसा एबिलिटी है जिससे तुम अपने बैग का इस्तेमाल करके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को रियलिटी में मटेरियलाइज कर सकते हो। एमसी को अचानक याद आता है, फर्स्ट फाइट में जब मैंने एक फायर आर्म बनाया था। ड्रोन, यस, तुम पहले ही इसे एक बार इस्तेमाल कर चुके हो। ये एट्रीब्यूट अक्सर गार्डियंस ऑफ द सोल इस्तेमाल करते हैं बैक इन्फ्यूज्ड वेपन्स बनाने के लिए, जो मॉकडूगी को डैमेज दे सकते हैं। अब कैट एक स्पेल कास्ट करता है। एमसी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उस स्पेल से कैट का एक बड़ा पंजा निकलता है। एमसी डरते हुए, बट वेट, क्या ये सीरियसली डेंजरस नहीं है? ड्रोन उसे शांत करता है, घबराओ नहीं, ट्रेनिंग बैरियर के अंदर जो भी इंजरी होगी वो बाहर निकलते ही पूरी तरह हील हो जाएगी। एमसी दिल पर हाथ रखते हुए, मतलब अगर हमारा शरीर अंदर फट भी जाए तो भी हम मरेंगे नहीं? ड्रोन, हाँ, मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें यह जरूर महसूस होगा कि हाथ पांव फट रहे हैं। कैट का पंजा सीधा एमसी पर आ जाता है और जोर से टकराकर वो दूर उछलकर गिरता है। उसका शरीर कांप रहा होता है। कैट फिर से एक और पंजा मारने के लिए तैयार होता है। एमसी मन में सोचता है, डैम, मैं हमेशा डॉज नहीं कर सकता, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा, अब तो किसी भी तरह से हिट लेना ही पड़ेगा। वो अपने को रेडी करता है और इस बार जब कैट हमला करता है, एमसी एक शील्ड मटेरियलाइज कर लेता है। शील्ड उसे बचा लेता है, लेकिन वो थोड़ा घिसटता हुआ पीछे चला जाता है, पर शील्ड को कुछ नहीं होता। ड्रोन पास आता है। दूसरी तरफ सोरंग देख रही होती है। ओ, नॉट बैड। चासा भी इंप्रेस होकर, वेल डन मिस्टर डोजिन, ड्रोन समझाता है। बिना किसी डिफेंसिव टेक्निक के भी तुमने डमशिल के अटैक को ब्लॉक किया था, जिस तरह से तुमने आयरन प्लेट बनाया था। डिवाइन ठीक एक टेक्निक जैसा काम करता है। कॉम्बैट में यूज करके ये विल एट्रीब्यूट की जगह एक पार्शियल सब्स्टिट्यूट बन सकता है। अब एमसी उस प्लेट को प्रॉपर शील्ड में बदल देता है और कहता है, ऑल राइट, अब डिफेंस कोई इश्यू नहीं है। फिर सोचता है, अगर मैं पहले मेटल का वेट बढ़ा सकता था तो अब मैं ऑब्जेक्ट का वेट कम कर सकता हूं, और अपने दूसरे हाथ में एक गन मटेरियलाइज करता है। फाइटिंग स्टैंस में आकर कहता है, ऑल राइट, नाउ इट्स माई टर्न। सीन शिफ्ट होता है ब्लैक ड्रोन की तरफ और बो कहता है, आई वंडर अगर शील्ड और गन को कंबाइन करने से दो अलग अलग स्पेल्स के इफेक्ट आ सकते हैं।
सिर्फ ये सिनर्जी डिस्कवर करना भी आज की ट्रेनिंग को वर्थवाइल बनाता है। नॉर्मली डिवाइन एट्रीब्यूट का ट्रेनिंग सिर्फ वेपन्स मटेरियलाइज करने तक ही होता है, क्योंकि टेक्निक्स और स्पेल्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। चासा समझाती है, गार्डियंस ऑफ द सोल अब तक सिर्फ बेसिक वेपन्स जैसे स्पीयर्स या सोर्ड्स ही बनाते थे, लेकिन अनलाइक देम मिस्टर डोजिन मॉडर्न फायर आर्म्स बहुत तेजी से और सटीकता से बना सकता है। मॉडर्न फायर आर्म्स की डिस्ट्रक्टिव पावर कुछ कॉम्बैट टेक्निक्स के बराबर होती है, जो टेक्निक्स सीखने में घंटों लग जाते हैं। धीरे धीरे तुम विल एट्रीब्यूट टेक्निक्स और स्पिरिट मार्शल आर्ट्स भी सीख जाओगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है डिवाइन का यूज करके मॉडर्न वेपन्स कंजर करना। वैसे भी तुम्हारी करंट एबिलिटी से गन से भी डैमशिल को हराना मुश्किल होगा। अब एमसी कैट पर फायर करता है, लेकिन कैट सारी बुलेट्स डॉज कर जाता है। एमसी सोचता है, डैम, वो बहुत छोटा और फास्ट है, हिट करना मुश्किल है। मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक भी शॉट नहीं लग रहा। कैट फिर से एक जंप करता है और जोर से पंजा मारता है। एमसी दूर जाकर गिरता है। एमसी सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, गन अलोन वोंट कट इट। कैट अब एमसी की गन पर खड़ा हो जाता है। उसका ऑरा दिखता है। एमसी सोचता है, देन बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। कैट फिर से जंप करके एक फाइनल अटैक करता है। एमसी सोचता है, लेट्स सी इफ यू कैन डॉज दिस, कम फोर्थ, वाटरफॉल। पानी ऊपर से गिरने लगता है। कैट की सांस रुक जाती है, वो हिल भी नहीं पाता। कैट हार जाता है। एमसी उसे बंद कर देता है। एमसी खुश होकर, गुड, सबड्यूड। सोरंग बोलती है, दोजिन, तुमने पानी बना दिया क्या? लिक्विड मटेरियलाइज करना जो फिक्स्ड शेप नहीं रखता, वो डिवाइन एट्रीब्यूट का बहुत एडवांस्ड लेवल होता है। ड्रोन और चासा की बात होती है। उसने आज बैग को बस 2 बार किसी ऑब्जेक्ट में बदला है, फिर भी वो ये सब इतना नेचुरल तरीके से कैसे कर पा रहा है? चासा, शायद डिवाइन एट्रीब्यूट के मामले में उसकी एबिलिटी नॉर्मल टैलेंट से कहीं आगे की है। शाम हो जाता है, सब बैठे होते हैं। चासा कहती है, दैट वॉज इम्प्रेसिव। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम डामशिल को ऐसे हराओगे। एक्सलेंट। एमसी बोलता है, कहते हैं पानी से प्यार करने वाली बिल्ली 3 जनरेशन की पुण्य से मिलती है। चाहे जितनी गिफ्टेड हो, एक कैट जो पानी से नफरत करती है वो अपनी नेचर से कभी नहीं बदलती। चासा, वेल, थोड़ा जल्दी है, पर आज की ट्रेनिंग यही खत्म करते हैं। अब मैं तुम्हें एक लाइट असाइनमेंट देती हूं जो तुम अगले 3 दिन में कंप्लीट करोगे। इस किताब में जो फायर आर्म्स और वेपन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू करो ताकि तुम फ्यूचर में उन्हें ईजिली मटीरियलाइज कर सको। एसेंशियल वेपन्स पे स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं। एमसी किताब देखता है। चासा, जो बैग तुमने ट्रेनिंग में यूज किया वो एक दिन रेस्ट करने से रिकवर हो जाएगा। एमसी सोचता है, रिकवर बाय रेस्टिंग? हाँ, क्या बैग गेम्स के एमपी जैसा ही है? चासा कहती है, अगले 3 दिन तुम्हें रेडी रहना होगा, कभी भी डिप्लॉय हो सकते हो। एक विलन जिसकी बैग लगभग खत्म हो गई है अभी अभी दिखाई दी है और कहती है, सोरंग, फोटो और विलन की बैग दिखाओ। सोरंग बोलती है, यस चासानिम। फोटो में एक औरत की पिक्चर आती है। नाम होता है जू जिन ही बैग 0.028। सोरंग, अगर उसे किसी और से हल्की भी चोट लगे तो उसकी बैग पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएगी और वो मोगदुगी का टारगेट बन जाएगी। एमसी बोलता है, तो इसका मतलब? चासा कहती हैं, यस, जल्द ही मिस्टर डोजिन और मैं पार्टनर्स बनकर अपनी पहली लड़ाई लड़ेंगे। सीन शिफ्ट होता है उसी औरत पर जिसका फोटो था। लंबी है, पर चेहरा तो बस ठीक ठाक है। उफ, कोई प्रिटियर नहीं है क्या? ये ठीक है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर पहले प्रोसिक्यूटर थे, अब लॉयर। अगर इसके साथ कुछ किया तो प्रॉब्लम में पड़ सकती हूं। वो 2 फोटो उठाकर कहती है, दीज 2 तो कम से कम फन लग रही हैं। फोन करती है, मैनेजर किम, नंबर 3 और नंबर 8 वाली लड़की को क्लब बुलाओ आज रात। क्या? डेब्यूट सिंगल की रिकॉर्डिंग परसों है? अरे यार, क्या मुझे वाकई इतनी फालतू चीजों की चिंता करनी चाहिए जब मैं बस लोगों को मस्ती के लिए बुला रही हूं? और फिर वो गुस्से में चिल्लाती है, तुम लोगों के पास हमारी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन या केबल चैनल के अलावा डेब्यू करने की और कोई जगह है भी नहीं। अगर नहीं चाहते कि तुम्हारा पहला शो किसी बदबू मारते पुराने हॉल में हो, तो इन बेकार लोगों को भेज दो
ये निकम्मे लोग तो मेरी सहन शक्ति की हद ही पार कर रहे हैं। वो अपना बैग उठाती है और सेक्रेटरी से कहती है, सेक्रेटरी पार्क, किम को बोलो कार रेडी करे। क्लब को कॉल करके बताओ मैं भी आ रही हूं। सेक्रेटरी, यस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जाते जाते वो बैग खोलती है और उसमें क्या है आप लोग देख सकते हैं, और वह देखती है और खुश हो जाती है। दिस शुड बी इनफ। सीन शिफ्ट होता है। बिल्डिंग के बाहर एक मिस्टीरियस फिगर खड़ा होता है। वो देख रहा होता है। उसकी बैक इतनी लो हो गई है। लेट मी सी। वो हवा में उड़ रहा होता है और ये कोई और नहीं, समर सन होता है। कल तक वो पूरी तरह डिफेंसलेस हो जाएगी। हाँ, मेरी टाइप तो नहीं है, पर चलो, जो कुछ उसने किया है उसे डिवावर तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने घर पे होता है और वो एक किताब पढ़ रहा होता है। मन ही मन सोचता है, डेफिनेटली यूआई और जी एट्रीब्यूट टेक्निक्स मेरे लिए अभी हैंडल करना बहुत मुश्किल है। फिर वो किताब बंद कर देता है और सोचता है, इसमें लिखा है बैक को स्पाइनल कोड में इन्फ्यूज करो ताकि लोअर नर्व्स स्ट्रांग हो जाएं, या फिर बैक में फायर एनर्जी डाल के उसे डेटोनेट करो। ये सब पढ़ते हुए भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये करना कैसे है। फिर वो एक गन क्रिएट करता है और कहता है, शायद इसलिए क्योंकि बचपन से मुझे चीजें बनाना पसंद था। शिन एट्रीब्यूट जो ऑब्जेक्ट्स मैनिफेस्ट करता है वो मेरे लिए ईजी लगता है। चसा के हिसाब से एक दिन बीत चुका है, तो अब तक मेरा बैग पूरा रिकवर हो चुका होगा। फिर वो गन को गायब कर देता है और मन ही मन सोचता है, कल जब मैंने पूरा बैग यूज कर लिया था उसके मुकाबले अब मेरा बॉडी काफी हल्का महसूस हो रहा है। ग्रेट, मेरी कंडीशन परफेक्ट है, अब चलता हूं। तभी उसके सामने उसकी सिस्टर आ जाती है। एमसी शॉक में, और उसकी सिस्टर भी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि एमसी सूट पहने हुए होता है और रात में कहीं जा रहा होता है। वो पूछती है, रात के बीच में कहाँ जा रहे हो ओप्पा, और ये सूट क्यों पहना है? एमसी ऑकवर्डली बोलता है, वेल, एक दोस्त के ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में जा रहा हूं। सीधी बात, वो झूठ बोल रहा होता है। सिस्टर कहती है, हाँ, तुम्हारे पास दोस्त हैं ही कहाँ ओप्पा? एमसी बोलता है, नहीं, एक नया फ्रेंड बना है रिसेंटली। सिस्टर पूछती है, क्या नाम है उसका? एमसी कहता है, पायो डमसिल। वैसे भी मैं निकल रहा हूं, देरी हो जाएगी, तुम पहले सो जाना। सिस्टर कहती है, ओके, उनको मेरी तरफ से कंडोलेंसेस कह देना। एमसी कहता है, श्योर, और चला जाता है। सिस्टर सोचती है, दमसिल, क्यूट नाम है। सीन शिफ्ट होता है। एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है, शायद होटल हो सकता है। चासा और एमसी दोनों एक टेबल पे बैठे होते हैं। एमसी काफी नर्वस लगता है। चासा कहती है, ज्यादा नर्वस मत हो। एमसी अपना चेहरा मैगजीन से छुपा लेता है। आई एम नॉट नर्वस। चासा हंसी में बोलती है, टेबल तो काफी हिल रहा है, पहली बार तो नहीं है तुम्हारा मोगदूगी से लड़ना, राइट? एमसी कहता है, तब तो मैं बस बेकार ही खींच लाया गया था, बिना कुछ जाने लड़ लिया। चासा बताती है, टारगेट जल्दी ही आने वाला है, खुद को शांत करो। एमसी सोचता है, सही बात है, अब घबराने का कोई फायदा नहीं है। फिर उसकी नजर मैगजीन में एक आउटफिट पे पड़ती है। यार, सब कुछ इतना महंगा क्यों है? एक आउटफिट 2 महीने के जितना है। वेट, ये डिजाइन तो एग्जैक्टली वही है जो चासा ने पहना है। वो पूछता है, तुम्हारे आउटफिट्स हर बार चेंज होते हैं, जब भी मिलते हैं तुम्हें ये सब कपड़े कहां से मिलते हैं? चासा बताती है, मेरे डिवाइन रेल्म की सेक्रेटरी बनाती है, ऐसे कपड़े जो इस जमाने के फैशन से मैच करते हैं। एमसी को याद आता है ड्रोन वाली वॉइस और कहता है, ओह, वो ट्रेनिंग वाली वॉइस, क्या वो ही? चासा कहती है, हाँ, एक बच्ची है, सोरंग, उसे इस जमाने के कपड़ों में बहुत इंटरेस्ट है। वो कई फैशन मैगजीन्स पढ़ती है, उनके डिजाइन्स को स्पेल से मैनिफेस्ट करती है और मुझे लाकर देती है। एमसी बोलता है, ओह, तो तुम्हारे सारे कपड़े स्पेल से बनाए जाते हैं। और सोचता है, वैसे ये मैगजीन भी काफी स्टाइलिश है, मुझे पसंद आ रहा है। एमसी कहता है, तुम्हारा सेक्रेटरी कपड़ों का काफी अच्छा चॉइस करता है। चासा खुश होकर कहती है, हो थैंक यू, मैं सोरंग को बोल दूंगी, वो सुन के बहुत खुश होगी। फिर चासा कहती है, वो आ गया, मोगदूगी का प्रे इस बार, एक इंसान जिसने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ईविल डीड्स की हैं।
एमसी पूछता है, कहाँ? चासा कहती है, होटल एंट्रेंस की तरफ देखो। दो लोग का शैडो दिखाई देता है। चासा बोलती है, राइट वाली औरत, उसका नाम है जू जिन ही, एज 39। वो स्योंगहो एमसीई की मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक बड़ा मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी जो केबल ब्रॉडकास्टिंग से ग्रो हुई है। उसका फादर चेयरमैन है। एमसी पूछता है, और उसके साथ जो आदमी है? चासा कहती है, उसका करंट प्रे। ये प्रे उन बुरे कामों की शुरुआत है जो उसने किए हैं। वो अपने एजेंसी से एस्पायरिंग सेलिब्रिटीज को चूज करती है, उन्हें डेब्यू या टीवी चांस का प्रॉमिस देती है, उनके साथ खेलती है और फिर उन्हें डिस्कार्ड कर देती है। सबसे बड़ी ईविल एक्ट तब होती है जब वो उन्हें डिस्कार्ड करती है। मीडिया मैनिपुलेशन से उनका करियर डिस्ट्रॉय करती है। स्कैंडल्स, ड्रग्स, गैम्बलिंग और प्रेशर के नीचे उनकी जिंदगी तबाह होती है या वो अपनी जान ले लेते हैं। एमसी बोलता है, तो वो औरत भी, क्या उसका बैग भी खत्म हो गया है जैसे काउंसिलमैन का? चासा कहती है, हाँ, एक स्ट्रांग और प्योर ह्यूमन बैग भी अपनी रोशनी और प्रोटेक्शन पावर खो देता है जब वो बुरे कर्म करते जाते हैं। जब लाइफ टाइम के इविल डीड्स का थ्रेशहोल्ड क्रॉस हो जाता है तो वो मौकदुगी का प्रे बन जाते हैं। चाहे मौकदुगी आए या ना आए, जू जिनही की मौत तो कंफर्म है। रूम 1202 इस होटल के अंदर रात 3:15 से 3:30 के बीच। फिर वो खड़ी हो जाती है। हमारे पास 30 मिनट्स हैं। चलो डोजिन, उसका पीछा करते हैं। अभी तक मोकदुगी ने बैरियर ओपन नहीं किया है तो थोड़ा वक्त है। लिफ्ट में वो औरत और लड़का चढ़ते हैं। तभी एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। एमसी और चासा भी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। चासा पूछती है, क्या हमारा रूम भी 12th फ्लोर पे है? एमसी कंफ्यूज्ड होकर कहता है, व्हाट अ रूम? यस, 12th फ्लोर। वो औरत चासा को देखती है और कहती है, ओ माय मिस, आप काफी खूबसूरत हैं, स्टाइल भी कमाल का है। क्या आप किसी एजेंसी में हैं? चासा कहती है, नो। और वो औरत अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर देती है। हो, कॉशियस होने की जरूरत नहीं, ये देखिए मैं कौन हूं। फिर कहती है, मुझे आप में स्टार पोटेंशियल दिख रहा है, अगर इंटरेस्टेड हो तो कभी एजेंसी आके देखिए। चासा स्माइल करती है, एमसी का हाथ पकड़ती है और कहती है, थैंक्स फॉर द ऑफर, बट मुश्किल होगा। ये जो आदमी है ये मुझसे शादी करने वाला है। शादी के बाद एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज मुश्किल होती हैं। एमसी का फेस लाल पड़ जाता है शर्म से। वो औरत कहती है, ओ माय, क्या वेस्ट है। वेल, शादी के बाद मुश्किल होता है, दैट्स टू बैड। एमसी अब भी शर्मा रहा होता है। वो औरत उस लड़के से कहती है, ओ राइट, अपनी स्किन का ख्याल रखो, स्मोकिंग बंद करो थोड़े दिन, मैं तुम्हें रॉयल कॉफी का CF दिलवा दूंगी। लड़का बोलता है, रॉयल? रियली? कॉफी? पर रॉयल कॉफी तो नए मॉडल के साथ एड लॉन्च कर चुकी है, तुम्हारा एक्स। वो औरत स्माइल करते हुए कहती है, उसकी बात कर रहे हो? वो सून गैम्बलिंग स्कैंडल में फंस जाएगा, खत्म हो जाएगा। लड़का शॉक्ड, रियली? गैम्बलिंग? मुझे तो उससे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था, पर तुम्हें कैसे पता? वो कहती है, इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? एमसी सोचता है, तो इस तरह वो अपने प्रे से काम निकलवा के उन्हें बर्बाद करती है। लिफ्ट 12th फ्लोर पे पहुंचती है। वो लोग एक तरफ चले जाते हैं, एमसी और चासा दूसरी तरफ। एमसी बोलता है, पर अगर हम मोगडुगी को रोक भी दें और अगर फिर भी वो औरत 3:15 3:30 के बीच मर जाए तो कैसे? ना तो उसे कोई बीमारी लगती है, ना सुसाइडल। तो कॉज ऑफ डेथ क्या है? चासा कहती है, हमें भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, कोई भी फ्यूचर नहीं जानता। इवन अगर लाइफ स्पैन प्री डिटर्मिन्ड हो, एग्जैक्ट एंड का वक्त अननोन होता है। एमसी बोलता है, श्योरली कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं होटल में? चासा कहती है, नहीं, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता जिसमें कई लोग मरते तो ये जगह ग्रिम रीपर्स से भर जाती। एमसी कहता है, रिलीफ है कि एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन अगर एक्सीडेंट नहीं तो मौत किस वजह से होगी? क्या? वो औरत, चासा कहती है, प्रॉबेबली उसने बहुत एनिमीज बना लिए हैं, हाई चांस है कि उसका कोई विक्टिम उसे मार देगा। एमसी रुक जाता है, वेट अ मिनट, अगर ऐसा है तो उसके विक्टिम्स में से कोई कहीं छुप के उसे मारने का प्लान तो नहीं बना रहा? हमें उसे रोकना होगा, अगर कोई किलर बनने जा रहा है तो।
चासा उसकी तरफ मुड़ती है। तब दो जिन, तुम्हें डिसाइड करना होगा, एमसी बोलता है। क्या? डिसाइड क्या? चासा कहती है। अगर जू जिनही की डेथ का रीजन मर्डर है और तुम उसे बचाते हो, तो तुम्हें उस मौकदुगी से लड़ना पड़ेगा जो उसकी सोल लेने आएगा। लेकिन अगर तुम मर्डर को नहीं रोकते तो हम उसकी सोल पहले ले लेंगे और मौकदुगी कभी नहीं दिखेगा। चूज दो जिन। क्या तुम उसे बचाओगे और मौकदुगी से लड़ोगे, या फिर उसे ना बचा के उसकी सोल क्वाइटली कलेक्ट करोगे? चुनो मिस्टर डोजिन, मैं तुम्हारे फैसले का पालन करूंगी। अगर तुम रेफरेंस के लिए जानना चाहो, तो अगर हम मर्डर को रोकने का इरादा रखते हैं तो हमें उस औरत के सामने खुद को रिवील करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो मौकदुगी जो उस औरत को टारगेट कर रहा है वो हमें पहले डिटेक्ट कर लेगा। खुद को पहले रिवील करना मतलब इनिशिएटिव मौकदुगी को दे देना। शांति से सोचो और बेस्ट चॉइस करो। एमसी चुपचाप आंखें बंद करके सब सुन रहा होता है और उसे चासा की वो बात याद आती है। हमें एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ भी नहीं पता, कोई भी भविष्य नहीं जानता, यहां तक कि वो लाइफ स्पैन जो प्री डिटरमिन्ड कही जाती है उसका एग्जैक्ट एंड टाइम भी कोई नहीं जानता। फिर एमसी अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, मेरे लिए अभी के समय में सबसे अच्छा फैसला यही होगा कि मैं एक विक्टिम को गुस्से में आकर एक मर्डरर बनने से रोक सकूं। और वो चासा का शोल्डर पकड़ लेता है और कहता है, जैसा तुमने कहा, अगर किस्मत प्री डिटरमिन्ड नहीं है तो जू जिन ही किसी और के हाथों मारी जाएगी। ये बस एक पॉसिबिलिटी है ना? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो किसी और वजह से भी मर सकती है, मर्डर के अलावा। और अगर ऐसा है तो हम दोनों चीजें रोक सकते हैं। 1, जू जिन्ही की सोल मौकदुगी से बचाना। 2, और किसी एक आइडल ट्रेनी को मर्डर करने से रोकना। वो आइडल ट्रेनीज सिर्फ मेरी उम्र के ही बच्चे हैं या मेरी छोटी बहन जैसा कोई, जिन्हें अपने सपने के पीछे भागना था, डेब्यू का इंतजार था, और जिन्ही जैसी इंसान ने उनका फायदा उठाया, उनके ड्रीम्स को बंधक बनाया। अगर आज रात वो किसी का खून नहीं करते तो वो दोबारा जीवन शुरू कर सकते हैं। इसीलिए मैं दोनों चीजें रोकने की कोशिश करूंगा। प्लीज हेल्प मी। चासा हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, ऑल राइट, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं उसका पालन करूंगी। दोनों वहां से निकल जाते हैं। सीन लाइट और फन हो जाती है। डोजिन मन ही मन सोचता है और यहां एमसी सोच रहा होता है, मैंने एक्साइटमेंट में उसके कंधे पर हाथ रख दिया। और वो शर्मा भी रहा होता है, क्या मैंने उसे अपसेट या सरप्राइज कर दिया? वैसे फिजिकल कांटेक्ट तो उसने ही पहले किया था, लेकिन कहीं उसे ये गलत ना लग जाए कि मैंने उसके कंधे को छुआ किसी बुरी नीयत से। वेल, ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी, राइट? और यार, ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। चासा एमसी को देख रही होती है, कहती है, क्या तुम उस आइडल ट्रेनी के लिए परेशान हो? तुम वाकई एक बहुत दयालु और नरम दिल इंसान हो। एमसी कहता है, हाँ 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 हाँ, वो वेल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उसी आइडल ट्रेनी के बारे में सोच रहा था। ऐसे वक्त पर कौन सोचता है किसी बुरी नीयत, कंधे या फिजिकल कांटेक्ट के बारे में? वो पूछती है, कंधे? एमसी कहता है, अरे नहीं, कुछ नहीं। और फिर पूछता है, तुम लोगों के दिमाग पढ़ तो नहीं सकते, राइट? चासा थोड़ा टीज करते हुए कहती है, चाहो तो ट्राई कर सकती हूं। डोजिन घबरा के बोलता है, नो प्लीज डोंट। फिर चासा सीरियस होकर कहती है, मिस्टर डोजिन, तुम्हारा अच्छा दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा मौकदुगी के खिलाफ। पीक, वो शक्ति जो ईविल स्पिरिट्स को रोकती है, उसकी प्योरिटी तुम्हारे अच्छे या बुरे कर्मों पर निर्भर करती है। अगर तुम अपना दिल साफ रखोगे तो तुम्हारा बैक स्ट्रांग होगा। प्लीज अपने अच्छे दिल को बनाए रखना, वही गुड हार्ट धीरे धीरे तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। ये सुनकर एमसी थोड़ी देर चुप रहता है और मन ही मन सोचता है, हाँ, उसने मेरी डार्क इंटेंशंस टेलीपैथी से नहीं पढ़ी। मेंटेन अ गुड हार्ट, क्या ये इशारा था कि मैं उसके बारे में इम्प्योर थॉट्स ना रखूं? चासा एमसी को देखकर थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, ये बंदा आखिर सोच क्या रहा है? और फिर चासा कहती है, मुझे मौकदुगी का बैरियर खुलने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए। सोचूं तो वो वाला भेड़िया भी ऐसा ही था। एमसी बोलता है, लगता है मौकदुगी हमेशा इस बैरियर नाम की चीज का इस्तेमाल करते हैं। चासा एक्सप्लेन करती है,
मोकडुगी अक्सर इंसानी रूप में दुनिया के शैडोज में छुप जाते हैं, लेकिन जब वो शिकार करते हैं तो एक बैरियर बनाते हैं, एक अलग दुनिया जहां वक्त रुक जाता है। वो अपने शिकार को उस बैरियर में खींच लेते हैं बिना रियल वर्ल्ड में कोई निशान छोड़े। और कहती है, लेकिन जब बैरियर खुलता है तब एक साइकिक वेव जनरेट होती है। हम उस वेव का इंतजार करके मोकडुगी को पकड़ सकते हैं। जैसे ही डोजिन और चासा उस तरफ बढ़ रहे होते हैं, अचानक रूम के अंदर से चिल्लाहट सुनाई देती है, मर्डर, ही इज क्रेजी। आइडल ट्रेनी भागते हुए बाहर निकलता है, पूरे पैनिक में। डोजिन और चासा उसे पहचान जाते हैं। यही तो है वो आइडल जो जू जिनही के साथ होटल गया था। चासा तुरंत अपना नोट खोलती है, उसमें से एक पेपर निकालती है और उस ट्रेनी की पीठ पर चिपका देती है। ट्रेनी एकदम से रुक जाता है, जैसे कोई बटन दब गया हो। चासा एक स्पेल चांट करती है, सोरंग, इस बंदे की मेमोरी इरेज कर दो और इसे घर भेज दो। तुरंत एक ड्रोन हवा में से निकलता है। सोरंग एक्टिवेट हो चुकी होती है। यस मिस चासा। सोरंग ट्रेनी के पास जाती है। ट्रेनी अब एक रोबोटिक टोन में बोलता है, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो। चासा कामली कहती है, लगता है किसी और ट्रेनी ने छुपके जू जिनही पे अटैक किया है। कमोशन बढ़ने से पहले हमें कुछ करना होगा। दोजिन तुरंत एक्शन में आता है और रूम का डोर खोलने की कोशिश करता है। ओह नो, डोर लॉक्ड है। लगता है इमरजेंसी है। फायर एक्स बना के तोड़ना पड़ेगा। वो कुछ करने ही जा रहा होता है कि चासा बोलती है, स्कोर्चिंग हीट। डोर का मेटल मेल्ट होने लगता है और गेट खुल जाता है। खुल गया, पर ध्यान से जाना, अभी भी गर्म है। दोजिन हां में सिर हिलाता है और तुरंत रूम के अंदर दौड़ता है। अंदर से आवाज आ रही होती है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। जैसे ही डोजिन अंदर जाता है, उसका शॉक हो जाता है। जैसे एक्सपेक्ट किया था, एक वेंजफुल आइडल ट्रेनी जू जिनही को मारने आया है। वो लड़का जिनही का गला दबा रहा होता है। डाई यू इविल वुमन। दोजिन तुरंत बीच में पड़ता है और उस लड़के को रोकता है। स्टॉप इट यू बास्टर्ड, अपनी जिंदगी खराब मत कर। लड़का गुस्से में, लेट मी गो, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उस मोमेंट पर चासा एंट्री लेती है। लड़का चिल्ला रहा होता है, छोड़ो मुझे। एमसी उसे दोबारा रोकता है, बस करो हरामी, क्या अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करना चाहता है? लड़का इमोशनल ब्रेकडाउन में चिल्लाता है, तुम क्या जानते हो, मेरी जिंदगी तो उस औरत की वजह से पहले ही खत्म हो चुकी है। तभी वो औरत जोर जोर से खांसते हुए कहती है, तू पागल हो गया है क्या? ये सब क्या है? फिर एमसी और चासा को देखती है और शक से कहती है, तुम दोनों, क्या तुम वही कपल हो जो पहले आए थे? तुम भी इस पागल के साथ मिले हुए हो क्या? तभी वो लड़का और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है, उस ड्रग्स वाले आर्टिकल की बात कर रहे हो ना? तुम्हारे बेटे ने मीडिया को मैनिपुलेट किया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने कोई ड्रग्स नहीं ली थी। औरत सरकास्टिक अंदाज में हंसते हुए कहती है, सीरियसली, ये तो पूरा पागल हो चुका है। और फिर चिल्ला उठती है, पागल हो गया है क्या? तुम्हारी कार में ड्रग्स मिलने के आर्टिकल से मेरा क्या लेना देना? लड़का फिर चिल्लाता है, मैं सबूत ढूंढ लूंगा, ये भी प्रूव करूंगा कि तुम्हारे बेटे ने मीडिया को कैसे मैनिपुलेट किया। औरत शॉक में बोलती है, क्या? और अगर तुझे सबूत मिल भी गया तो क्या होगा? कौन तुझ पे यकीन करेगा? एमसी फौरन इंटरफेयर करता है, बस करो, उसे और भड़काओ मत। लड़का इतने गुस्से में होता है कि उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। औरत अब एटीट्यूड में बोलती है, हाँ, ये तो बहुत ही फनी है। मैंने एक लूजर पे थोड़ा सा मेहरबानी क्या दिखा दी, जो जरा भी टैलेंटेड नहीं था। अब वो मुझे मारने चला आया? ये सुनकर लड़का आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है, तू, मैं तुझे जान से मार दूंगा। एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है, शांत हो जाओ, अब गनुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। उस औरत की लाइफ वैसे भी खत्म होने वाली है। उसकी लाइफ स्पैन आज ही खत्म हो रही है। ये सुनते ही माहौल एकदम साइलेंट हो जाता है। लड़का शॉक में बोलता है, क्या? औरत घबरा के बोलती है, ये क्या बोल रहा है? ये पागल है क्या? तभी चासा सामने आती है और लड़के के हाथ पर एक तालिस्मन चिपका देती है। लड़का तुरंत शांत हो जाता है। औरत डर के चिल्लाती है, क्या हो रहा है इसे? ये अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है?
तुम लोग हो कौन? तुम्हारा असली मकसद क्या है? चासा इशारा करती है और एमसी बोलता है, हम अंडरवर्ल्ड की तरफ से आए हैं। औरत कंफ्यूज हो जाती है। क्या अंडरवर्ल्ड? फिर हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ हाँ, क्या तुम लोग प्रोसिक्यूटर हो? इतनी यंग और प्रिटी हो, जरूर बहुत हार्ड स्टडी की होगी। अगर मेरे अगेंस्ट जाने की सोच रही हो तो मैं टॉप लॉ फर्म्स के लॉयर्स, प्रोसिक्यूटर्स और चीफ प्रोसिक्यूटर तक ले आऊंगी। तुम संभाल पाओगी सब? तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खींची जाओगी। उसमें क्या बचेगा तुम्हारा? चासा बेहद कामली बोलती है, वो नहीं होगा। जिस कोर्ट में तुम जाने वाली हो वो सबसे निचला कोर्ट है। औरत फिर कहती है, अच्छा, तो फिर अकेले ही लड़ती रहो। लेकिन तभी वो आइडल ट्रेनी लड़का धीरे धीरे गायब होने लगता है। औरत शॉक में चिल्लाती है, वो लड़का गायब हो रहा है। एमसी समझ जाता है, ये मौकदुगी की बैरियर है क्या? चासा औरत के सामने आ जाती है और एमसी से कहती है, मेरे सामने एक बैक शील्ड बना दो, इतना बड़ा कि 3 लोग कवर हो जाएं। मुझे किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। बालकनी के उस पार से चासा एक पेपर निकालती है और औरत के माथे पर चिपका देती है। हिलना मत, वरना मोगदुगी तुम्हारी आत्मा छीन लेगा। औरत बेहोश हो जाती है। चासा कहती है, मैं इसे हॉल में भेज दूंगी सेफली। एमसी शील्ड बनाता है। चासा उस औरत को उठाकर शील्ड के पीछे रख देती है। एमसी बोलता है, शील्ड तैयार है अब। लेकिन तभी एक तेज नाइफ आता है और शील्ड में टकराकर अंदर घुस जाता है। एमसी शॉक्ड रह जाता है। चासा चिल्लाती है, शील्ड के बाहर सिर मत निकालना, ये तो अभी शुरू हुआ है। नाइफ्स इतनी तेजी से आने लगती हैं कि शील्ड धीरे धीरे टूटने लगता है। एमसी स्ट्रगल करता है और बोलता है, अगर पहले से शील्ड नहीं होता तो हम लोग कब के पिन कुशन बन चुके होते। नाइफ्स की संख्या बढ़ती जाती है और शील्ड और भी तेजी से क्रैक होने लगता है। एमसी को डैमेज भी लगने लगता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे शील्ड होल्ड करके रखा होता है। एमसी गुस्से में चिल्लाता है, आई डिमांड वर्कर्स कॉम्पेंसेशन। नहीं, क्या इस जॉब में लाइफ इंश्योरेंस भी है? कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना प्लीज। चासा कूल्ली बोलती है, डोंट वरी, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। फिर वो एक स्पेल कास्ट करती है, डीमन रिफ्लेक्टिंग मिरर, और उसी पल चारों तरफ से आ रहे नाइफ्स के अटैक रुकने लगते हैं। चासा कहती है, ये ब्लेड्स स्वालो से भी तेज मूव कर रहे हैं। इंटरसेप्ट करो सारे तेजी से उड़ने वाले ब्लेड्स को जिनकी लेंथ 10 मीटर से कम है। जैसे ही नाइफ्स उस मिरर से टकराते हैं, भारी एक्सप्लोजन होता है। फिर जैसे ही वो एक्सप्लोजन थमता है, एमसी थका हुआ सा बोलता है, हाँ, खत्म हो गया क्या? लेकिन तभी एक ठंडी और घमंडी आवाज गूंजती है, वाओ, डीमन रिफ्लेक्टिंग मिरर। हाँ, इतनी प्रीशियस ट्रेजर के बावजूद तुम्हें इंसानी ताकत का सहारा लेना पड़ रहा है मॉकडुगी पकड़ने के लिए। ये आवाज समर सन की होती है। वो बोलता है, चाहे तुम अंडरवर्ल्ड की मैसेंजर हो या कोई गॉड, तुम कुछ खास नहीं हो। इतना बड़ा शील्ड बनाने के लिए काफी ज्यादा बैक यूज किया होगा, है ना? अब कैसी हो मिस मैसेंजर? अगर तुम बस उस शिकार को हमें सौंप दो। इसके बाद चासा बोलती है, डू जिन। एमसी बोलता है, मिस मैसेंजर, और उसी वक्त वो एक गन क्रिएट करता है और गोलियां चलाने लगता है। अब कोई निगोशिएशन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि समर सन के साथ जो बंदा था उसे गोली लग जाती है, लेकिन समर सन को नहीं लगती और वो फुर्ती से कवर में चला जाता है। समर सन सार्केस्टिकली बोलता है, वाओ, तुम तो हद ही कर रहे हो। मैं तो बस बात कर ही रहा था। मन ही मन सोचता है, मेरे सोर्सेज ने यह तो नहीं बताया था कि यह बंदा एक साथ 2 बैक वेपन्स भी बना सकता है। फिर खुद से कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अकेला नहीं आया हूं इस लड़ाई में। अब मैं तुम्हें मिलवाता हूं। तुम्हारे हथियार का जवाब देने के लिए मैं ये खास मोगदूगीज लेकर आया हूं। फिर वो बंदा जिसे गोली लगी थी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है और बोलता है, तुमने वादा किया था कि मुझे खुद को साबित करने का मौका दोगे। क्या सच में आप पूरी लड़ाई मुझे सौंपने वाले हैं, मास्टर समर स्टार? समर सन जवाब देता है, हाँ, जैसा वादा किया था। मैं इस लड़ाई में दखल नहीं दूंगा। तो दिखाओ, क्या कर सकते हो तुम? वो बंदा कहता है, थैंक यू, मास्टर समर स्टार।
और तभी उसके पूरे शरीर में अजीब अजीब सूजन और उभार आने लगते हैं और उसके शरीर से एक चूहा नीचे गिर जाता है। एमसी हैरान हो जाता है। चूहे? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर वो सारे चूहे बोलते हैं। हर एक बुलेट की पावर वाकई जबरदस्त है, लेकिन तब भी हर गोली से सिर्फ एक चूहा मरेगा। और अब हम देखते हैं बहुत सारे चूहे। वो सब चिल्ला रहे होते हैं, अब से तुम्हें अपनी बची हुई गोलियां गिन गिन कर चलानी होंगी। गिनो उन्हें, गिनो, गिनो। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमसी कवर में होता है, गन पकड़े हुए तैयार। चूहे फिर चिल्लाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास हमें सबको मारने के लिए गोलियां कभी काफी नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। और सारे चूहे एक साथ हमला कर देते हैं। एमसी उन चूहों पर गोली चलाने लगता है। बहुत ज्यादा चूहे हैं, हम गन से इन्हें सबको नहीं रोक सकते। एक चूहा चिल्लाता है, अपनी गन यूज करो, शील्ड को उड़ाओ, शील्ड को उड़ाओ, गन यूज करो। काफी सारे चूहे गोलियों से मरने लगते हैं, लेकिन उसी बीच में एक जादुई स्पेल बन जाता है और वहां से एक शक्तिशाली अटैक आता है। एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी चासा एक पेपर निकालती है और शील्ड पर चिपका देती है, और वहां अचानक एक प्रोटेक्शन बैरियर बन जाता है। अब चूहे उस बैरियर से आगे नहीं जा पा रहे होते और बोल रहे होते हैं, ये क्या है, ये क्या है? ये तो कोई डिफेंस बैरियर है। इसने हमें पीछे धकेल दिया, लेकिन ये कमजोर है, इसे कुतर डालो, बस कुतर डालो। सीन शिफ्ट होता है। चासा बताती है, जो डिफेंस बैरियर मैंने एक्टिव किया है वो जल्दीबाजी में बनाया गया एक सिंप्लीफाइड बैरियर है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कमजोर है। चासा बोलती है, यह बैरियर जल्दी ही टूट जाएगा। मैं सामने वाले कमरे में थोड़ा मजबूत डिफेंस बैरियर लगा दूंगी। तो अभी के लिए चलो वहां पीछे हटते हैं। यह सुनकर एमसी तुरंत कहता है, यस। और फिर हम देखते हैं कि सारे चूहे चिल्ला रहे होते हैं, इस तरह का डिफेंस बैरियर जो बिना बैग के बना हो, मैं इसे एक झटके में चबा डालूंगा। जी नो, जी नो, इसे चबा डालो। ये बहुत कमजोर बैरियर है, इसे काट डालो। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी और चासा कमरे से बाहर निकल जाते हैं और चासा उस औरत को भी अपने साथ ला रही होती है। उधर एमसी मन में सोच रहा होता है, इतनी बड़ी चूहों की फौज, इससे कैसे लड़े? सीन फिर से चूहों की तरफ कट होता है। वो चिल्ला रहे होते हैं, भागने से कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जो भी इस्तेमाल करो हमें रोकने के लिए, मैं सब कुछ अपने आगे के दांतों से चबा डालूंगा। मैं इसे चबा डालूंगा अपने सामने के दांतों से। उधर समरसन वहीं खड़ा होता है और एमसी और चासा तेजी से दूसरे कमरे की ओर दौड़ते हैं। चासा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और चूहे उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एमसी अंदर बंदूक ताने खड़ा होता है और घबराकर बोलता है, अब क्या करें? क्या तुम वो मिरर यूज नहीं कर सकती जो पहले किया था इन चूहों के झुंड को रोकने के लिए? चासा बताती है, जोयोग्योंग मिरर से मोगदुगी को काबू करना नामुमकिन है। सिर्फ इंसान का बैक ही मोगदुगी को काबू कर सकता है। फिर वह उस औरत को किनारे लिटा देती है। एमसी हैरानी से पूछता है, रुको, क्या तुम कह रही हो कि वो हर छोटा सा चूहा भी एक मोगदुगी है? चासा जवाब देती है, हाँ, ये पहली बार है जब मैंने मोगदुगी को ऐसे कॉलोनी फॉर्म में देखा है। जैसे वो अपने आप को कुर्बान करके अटैक स्पेल्स चला रहे हैं, उससे लगता है कि सभी चूहे एक ही चेतना शेयर कर रहे हैं। इसके बाद चासा पेपर निकालकर ऊपर उछालती है। फिलहाल इस कमरे की रक्षा के लिए एक फॉर्मल डिफेंसिव बैरियर लगाते हैं। पेपर हवा में घूमते हैं और फिर एक प्रॉपर डिफेंसिव बैरियर बन जाता है। चासा पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई और हथियार है जिसे तुम मैनिफेस्ट कर सको? कोई ऐसा जिसे ज्यादा डैमेज कर सके? एमसी कहता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ छोटे छोटे फायर आर्म्स मैनिफेस्ट कर सकता हूं जो शील्ड के साथ इस्तेमाल हो सकें। मैंने तुम्हारी दी हुई एनसाइक्लोपीडिया में इंटरनल स्ट्रक्चर्स के क्रॉस सेक्शन डायग्राम्स देखे थे, लेकिन बाकी हथियारों की इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने इतनी अच्छी तरह से याद नहीं की कि उन्हें बना सकूं। ये सुनकर चासा थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, तो तुमने डायग्राम्स तो देखे थे? ये रिस्की है, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम थोड़े अधूरे नॉलेज से भी हथियार बना सकते हो। एमसी बोलता है,
अगर ऐसा ही चला तो हम इन चूहों के झुंड द्वारा चबाकर मार डाले जाएंगे। हमें कुछ ट्राई करना ही होगा, चासा कहती है। ठीक है, तो इस बेड पर बैठो, एमसी कहता है। ठीक है। उधर चूहे देख रहे होते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। काटते रहो, जी नो थ्रू इट। चासा अब एमसी को समझा रही होती है। अब मैं तुम्हारे बैग का इस्तेमाल करके तुम्हारे दिमाग को हाइपर अवेकन करूंगी। अगर हम ऐसा करें तो कुछ समय के लिए तुम अपने दिमाग की 100% से ज्यादा क्षमता इस्तेमाल कर सकोगे। हाइपर अवेकेंड स्टेट में इवन अगर तुमने किसी हथियार का डायग्राम सिर्फ एक बार देखा हो, तब भी तुम उसे पूरी तरह समझकर मैनिफेस्ट कर पाओगे। एमसी पूछता है, अगर ये इतना कारगर है तो हम इसे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे थे? चासा एक्सप्लेन करती है, असल में ये तरीका पुराने मार्शल आर्टिस्ट अपने शरीर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आमतौर पर इसे दिमाग को एनहांस करने के लिए यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा वेपन मैनिफेस्टेशन एक फिक्स्ड मात्रा में बैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन बॉडी एनहांसमेंट लगातार बैक कंज्यूम करता है। एक्टिवेट करने के बाद कुछ सेकंड्स में तुम्हारा सारा बैक खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारी लाइफ स्पैन जलने लगेगी। तुम जैसे इंसान के लिए जिसके पास 3 लोगों का बैक है, इसकी लिमिट करीब 5 मिनट है। ये एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन टेक्निक है और शरीर की बजाय दिमाग को अवेकन करना, इसमें फेल होने का खतरा बहुत ज्यादा है। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद डोजिन कहता है, तुम झूठ तक नहीं बोल सकती कि ये जरूर काम करेगा? चासा शांति से जवाब देती है, ऐसी हालत में झूठ बोलना बेमतलब होगा। हाइपर अवेकन करने के लिए तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से डर और चिंता जैसे नेगेटिव विचारों से मुक्त होना चाहिए। एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ पॉजिटिव और हैप्पी थॉट्स से भरा हो। अब से सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीजें सोचो। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाऊंगी और उसमें तुम्हारा बैक मिलाकर तुम्हारा दिमाग हाइपर अवेकन करूंगी। अब एमसी सोचने लगता है, सबसे ज्यादा खुश करने वाली चीजें, सबसे पहले तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, है ना? क्योंकि मुझे ये जिन का इलाज कराना है और जब ये जिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो उसके लोअर बॉडी पैरालिसिस का रिस्क भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। हम उसे बाहर से मुस्कुराते हुए देखते हैं, चेहरे पर सुकून होता है। चसा बोलती है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल वरी फ्री प्योर हैप्पीनेस इमेजिन कर रहे हो। तुम्हारा अवेकनिंग लेवल स्मूथली बढ़ रहा है। बस ऐसे ही चलते रहो, डोजिन। एमसी अब और गहराई से सोचता है, और मैं चाहता हूं एक नॉर्मल खुशहाल फैमिली। अब उसकी कल्पना में हम देखते हैं, वो ऑफिस से घर आता है और घर में चासा खाना बना रही होती है। एमसी हंसते हुए कहता है, हनी, आई एम होम। चासा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, वेलकम बैक। एमसी सोच रहा होता है, हम दोनों की नई नई शादी वाली लाइफ सिर्फ खुशियों से भरी हुई। उधर बाहर चासा चौंक जाती है। अवेकनिंग लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, ये रफ्तार काफी अच्छी है। अब हम इमेजिनेशन में देखते हैं, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। शायद बच्चों की इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए कोई पेट, एक डॉग या कैट। इसके बाद बाहर का सीन दिखता है। चासा हैरान हो जाती है, यकीन नहीं हो रहा, अवेकनिंग लेवल इतनी तेजी से स्पाइक कर गया। अब फिर इमेजिनेशन में, यही है एक खुशहाल फैमिली बनाने का तरीका। अब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, सबके चेहरे पर शांति है। फिर चासा कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हारा दिमाग हाइपर अवेकेंड स्टेट में डालती हूं। अब पूरा फोकस एक साथ लगाओ। अब एमसी का अंदरूनी रिएक्शन, मेरी बीवी, मेरी बीवी। चासा मुस्कुराते हुए बोलती है, डार्लिंग। अब रोमांस का मोड़ आता है। एमसी पूछता है, बच्चे? चासा जवाब देती है, वो सब सो चुके हैं, लेकिन हनी, मुझे लगता है तीसरा बच्चा भी अच्छा रहेगा। और फिर दोनों तीसरे बच्चे के लिए शुरू हो जाते हैं। अब बाहर के सीन में भी एमसी धीरे से बड़बड़ा रहा होता है, तीसरा, तीसरा। उसके रिएक्शन लेवल में भी जबरदस्त उछाल आ जाता है। सीन शिफ्ट होकर समर सन की तरफ जाता है। वो सोच रहा होता है, ये जीव अपनी पूरी ताकत से काट रहे हैं, लेकिन डिफेंसिव बैरियर अभी भी टिका हुआ है। मैंने कभी ऐसा गॉड नहीं देखा।
ये अब तक लड़े गए किसी भी दुश्मन से अलग है, पूरी तरह एक नए लेवल पर। खैर, जो भी हो, मैं लड़ नहीं रहा, आज तो बस देखने आया हूं। फिर वो बोलता है, तो चलो देखते हैं ये हमारी चूहों की अटैक को कब तक झेल पाते हैं। अब हम देखते हैं कि चूहे अपने दांतों से बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। चासा कह रही होती है, इम्प्रेसिव, यकीन नहीं हो रहा। तुमने सच में बैग का इस्तेमाल करके अपनी ब्रेन को हाइपर अवेकन कर लिया है। अब हम एमसी को देखते हैं। उसके बाल अब सफेद हो गए हैं, हाइपर अवेकनिंग की निशानी। वहीं दूसरी ओर चूहे और भी ज्यादा ताकत से बैरियर को काटने लगते हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, स्पेल चलाओ, स्पेल चलाओ, स्पेल। डिफेंसिव बैरियर अब टूटने ही वाला है, काटते रहो। अब बैरियर दरकने लगता है, काटो, जल्दी जल्दी काटो। डिफेंस अब पूरी तरह गिरने ही वाला है। एक जगह से बैरियर टूट जाता है और वहीं से एक ग्रेनेड आकर चूहों के बीच गिरता है। वो ग्रेनेड एक चूहे के ऊपर गिरता है। चूहे समझ नहीं पा रहे होते कि ये क्या चीज है। अचानक ब्लास्ट होता है। आधे चूहे वहीं उड़ जाते हैं, बाकी बचे रहते हैं। समरसन अब सोचता है, ओह, तो ये है मॉडर्न जिनचुनरो। ये तीसरा हथियार हो गया। टेक्स्ट पैनल। जिनचुनरो, जोसेओन डायनेस्टी में इस्तेमाल होने वाला एक विस्फोटक सैन्य हथियार। समरसन फिर सोचता है, लेकिन अगर तुम इसी तरह बैग खर्च करते रहोगे तो वो खत्म हो जाएगा। चाहे छोटा जिनचुनरो हो, लेकिन इसे तुम मनचाहा जितना नहीं बना सकते। फिर एक और धमाका होता है। समरसन सोचता है, हमारे लिए असली खतरा सिर्फ बैग से बने फ्रैगमेंट ही हैं। जब तक हम उन बैग के टुकड़ों से बचते रहेंगे, हम सुरक्षित हैं। अब एक चूहा अपने साथियों से कहता है, चिंता मत करो इन 2-4 जिनचुनरो की, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं। अगर हम फैल जाएं तो जिनचुनरो की मारक ताकत भी बढ़ जाएगी। डिफेंसिव बैरियर को काटते रहो और आगे बढ़ो। फैलो, फैलो, तोड़ो, तोड़ो, काटो, फैलो, फैलो, फैलो। इतना कहते ही सारे चूहे एक साथ अटैक करने लगते हैं। और वही चूहा बोल ही रहा होता है, वैसे भी 2-4 जिनचुनरोए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी अचानक बहुत सारे ग्रेनेड आसमान से गिरते हैं। वो चूहा इतने सारे ग्रेनेड देखकर शॉक में आ जाता है और फिर सबसे कहता है, जो सबसे करीब हैं वो तुरंत अपने शरीर जिनचुनरो हीवन शेकिंग एक्सप्लोसिव शेल्स के अराउंड लपेट लो। टुकड़ों को पहले से ही ब्लॉक करो। उसके बाद चूहे ग्रेनेड उठाना शुरू कर देते हैं और 3-3 चूहे मिलके एक ग्रेनेड को अपने बॉडी से कवर कर लेते हैं। तब चूहा चिल्लाता है, ये जिनचियोनरो है, लपेट लो, लपेट लो, ब्लॉक करो टुकड़ों को, ब्लॉक करो। और उसी वक्त चासा अपना जॉयोग्यांग मिरर यूज करती है। मिरर से एक रोशनी निकलती है जो सीधा ग्रेनेड तक जाकर सबको ब्लास्ट कर देती है। सारे ग्रेनेड एक के बाद एक फूटने लगते हैं। ये देखकर समरसन हैरान होकर कहता है, वो जोयोग्यांग मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स डीमंस की लाइट से डिटोनेट कर रहा है। फिर जैसे ही चूहा का नजर पड़ता है कि उसके बहुत सारे चूहे मर गए हैं, वो गुस्से में कहता है, शिट, इतने सारे एक साथ उड़ा दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ जोर की आवाज है। अगर हम पहले की तरह अपना शरीर लपेट लें तो फ्रैगमेंट्स का डैमेज ज्यादा नहीं होगा। और तुरंत ऑर्डर देता है। अब जबकि हमें काउंटर मेजर पता चल गया है, हम डरते नहीं हैं। हमारे पास अभी भी बहुत सारे फ्रंटल दांत हैं काटने के लिए। और जो बचे हुए चूहे हैं वो फिर से अटैक करने लगते हैं। इस बार एमसी कुछ नया क्रिएट करता है और उसे बाहर फेंक देता है। चूहे बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और चिल्लाते हैं, लगता है इनके पास बेग खत्म हो गया, बस एक जिनचियोनरो, 3 या 4 लोग, लपेट लो अपनी बॉडी से। जैसे ही वो ये कह रहा होता है, तभी एमसी ने जो चीज फेंकी थी वो जाकर गिरती है। टुकड़ों को ब्लॉक करो, बॉडी से कंटेन करो फ्रैगमेंट्स को। 3 चूहे तुरंत जाकर उस चीज को कवर कर लेते हैं। लपेट लो, लपेट, ब्लॉक करो टुकड़ों को, ब्लॉक करो, ब्लॉक करो, बॉडी से ब्लॉक करो। पर तभी उस ऑब्जेक्ट से रोशनी निकलती है और सब जगह धुआं छा जाता है। चूहे हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगता है, ये क्या है, क्या है ये आग है, सफेद आग, धुआं आग। ये आग है जो धुएं जैसी दिखती है, व्हाइट फायर, स्मोक फायर। हाँ, ये व्हाइट फायर होती है जो धुएं जैसी दिखती है और चूहे इसमें जलने लगते हैं।
चूहे चिल्लाते हैं, ये आग बुझ ही नहीं रही, बुझती ही नहीं। स्मोक फायर, जो बुझती नहीं। ये आग हमारे शरीर से चिपक गई है, उतर ही नहीं रही। और फिर हम देखते हैं समर सन को, जो चूहों को जलते हुए देख रहा होता है। वाइट फायर, जो धुएं का रूप लेती है और बुझती ही नहीं। ऐसा जादू तो जादू टोने में भी नहीं है। फिर वो एमसी के बारे में सोचता है। वो आदमी आखिर लोहा और आग पर कितनी हद तक कंट्रोल कर सकता है। फिर वो कहता है, मैंने वादा किया था कि हारने पर भी दखल नहीं दूंगा, लेकिन अब क्या करूं? लगता है अब आराम से खड़े रहने का वक्त नहीं बचा। और सीन शिफ्ट होता है अंदर, जहां चासा कह रही होती है, वाइट फास्फोरस स्मोक फैल रही है, अब आखिरी हथियार की तैयारी करो। दोजिन, तुम्हारे पास ज्यादा बेक नहीं बचा है, अब से इसे बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। एमसी सिर हिलाता है और फिर से कुछ नया क्रिएट करने लगता है। फिर हम एक चूहे को देखते हैं जो डरा हुआ होता है, उसे पसीना भी आ रहा होता है और वह चिल्लाता है, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं, वाइट फायर वाला मांस काट कर निकाल दो, मांस काटो और इकट्ठा हो जाओ। और जिन्हें ज्यादा चोट लगी है, वो अपने पेट वाले हिस्से से साथियों को ढक दो जहां आग नहीं लगी है। तो चूहे वैसा ही करते हैं, अपने साथियों को अपनी बॉडी से कवर करो ताकि उस सफेद धुएं को ब्लॉक कर सको। उसका बेग भी अब खत्म होने वाला होगा। फिर हम देखते हैं घायल चूहों को बाकी चूहे ढक रहे होते हैं और वो चूहा कह रहा होता है, बस थोड़ा और सह लो, जब तक धुआं छंट न जाए। उसके बाद हम उसे अपने दांतों से चीर कर रख देंगे। वो बोल ही रहा होता है कि तभी चासा चूहों को एक बैरियर में बंद कर देती है। चूहा चौंक कर बोलता है, ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? और फिर समझ जाता है, ये एक डिफेंसिव बैरियर है। वो चासा का डिफेंसिव बैरियर, डिफेंसिव बैरियर, डिफेंसिव बैरियर। हमें फंसा लिया गया है, हमें बाहर निकलना होगा। इसके बाद चासा बाहर आती है और कहती है, मुझे शक था और सच में ये सारे इकट्ठा हो गए हैं। अगर ये आम चूहे होते जो सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से चलते तो अब तक भाग चुके होते, लेकिन इनके पास ऐसा प्राइड है जो मुसीबत में भी पीछे नहीं हटता। और एक कॉलोनी की तरह, एक ही कॉन्शियसनेस के साथ जो एक लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत सैक्रिफाइसेस देने को तैयार है, तो ये ऐसा निर्णय ले सकते हैं। चूहे को और पसीना आने लगता है और वो कहता है, सीधे जाल में ही चले आए। तो ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक लोकलाइज्ड डिफेंसिव बैरियर को हमारे ऊपर पलट कर। लेकिन उनके पास भी अब बेक बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। इतने सारे गन्स, शील्ड्स और जितने सारे जिन रो हीवन शेकिंग एक्सप्लोसिव शेल्स बनाए, और फिर वो ना बुझने वाली वाइट फायर। अब मैं बचे हुए दल के साथ तुम्हें हड्डियों तक कुतर डालूंगा। ये छोटा सा बैरियर हमें दांतों से सिर्फ 3 सेकंड में फाड़ देगा। ये सुनकर एमसी कहता है, 3 सेकंड बहुत ज्यादा हैं। और इस बार एमसी एक फ्लेम थ्रोवर तैयार करता है और कहता है, मेरे लिए 1 सेकंड ही काफी है। ये देखकर चूहों की तो हालत ही खराब हो जाती है, वो कांपने लगते हैं। एमसी तैयार होता है फायर करने के लिए, तभी चसा कहती है, चूंकि अब लड़ाई का फैसला तय हो गया है, मैं तुम्हारा दिमाग हाइपर अवेकेंड स्टेट से रिलीज कर देती हूं। और वो रिलीज करना शुरू करती है। फिर कहती है, हाइपर अवेकेंड स्टेट बनाए रखने में तुम्हारा लगभग सारा बेक खत्म हो गया है, अब बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना। एमसी मन ही मन महसूस करता है और सोचता है, मुझे महसूस हो रहा है कि अब ज्यादा बेक नहीं बचा। मैंने बहुत ज्यादा हाइपर अवेकेंड ब्रेन स्टेट बनाए रखी, इसीलिए मैं सिर्फ 2 लीटर फ्यूल ही बना पाया। ये करीब 2 सेकंड की स्प्रे में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी ताकत निर्णायक होगी। इस लड़ाई का अंत अब यहीं। एमसी बस फायर करने ही वाला होता है कि तभी सामने आ जाता है समर सन। रुको रुको, ऐसे वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करना तो चीटिंग हुआ ना? ये देखकर एमसी गुस्से में बोलता है, तुम आखिरकार तुमने दखल दे ही दिया। फिर समर सन बताता है, असल में तो मेरा इस लड़ाई में कूदने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। लगता है उस आदमी को यहीं खत्म करना पड़ेगा। और वो एक नाइफ फेंक कर मारता है, लेकिन चासा उसे रोक लेती है। फिर समर सन मुस्कुराकर कहता है, हो कैसा रहा?
अगर मैं ठान लूं तो जल्दबाजी में बनाया गया एक सिंप्लीफाइड डिफेंसिव बैरियर तोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं, याद है? इसके बाद वो एक साथ 8 नाइव्स निकालता है और चासा से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि ये नुकीले चाकू उस प्यारे से सफेद चेहरे में न धंसे तो हट जाओ उस आदमी के सामने से। चासा खामोशी से उसकी बातें सुनती है। ओह, तो तुम मार्शल आर्टिस्ट हो ऐसे चेहरे के साथ? तो फिर जितने फेंक सकती हो फेंको मिस मार्शल आर्टिस्ट। मुझे लगता है मॉकडूगी जैसे बीइंग्स जेंडरलेस होते हैं, पर मैं इसे मेल ही मानूंगा। तुम खुद देख लो, क्या तुम्हें ये लड़की जैसा लगता है? इसकी तो बड़े बड़े भी नहीं दिखती। तुम जो मानो। इसके बाद समरसन सारे नाइव्स एक साथ फेंक देता है। तभी चासा एक एक करके सारे नाइव्स को हवा में ही पकड़ने लगती है, यहां तक कि जो एमसी के माथे पर लगने वाला था उसे भी वो बिना हिले थाम लेती है। ये देखकर समरसन हैरान रह जाता है और सोचता है, वाह, ये तो काफी सीरियस थ्रो था। मुझे नहीं लगा था कि तुम सारे नाइव्स पकड़ लोगी। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम आखिर हो कौन? कैसी औरत हो तुम? ओह ओह, लगता है गॉड्स अपने पार्टनर्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब तो समझ ही नहीं आ रहा, नाइट कौन है और प्रिंसेस कौन? एक दो को तो जाने दे सकती थीं, इतनी भी ओवर क्वालिफाइड क्यों हो? अब चासा बिल्कुल ठंडी नजरों से देखती है और सारे नाइव्स नीचे गिरा देती है। फिर कामली कहती है, हमारे प्रोफेशन में हमेशा स्टाफ की कमी रहती है, तो हर एक बंदा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद समरसन जमीन पर पड़े अपने रैट सोल्जर्स को उठाने लगता है और हंसते हुए कहता है, आहा हाँ, सच कहूं तो हमारे पास भी भारी स्टाफ की कमी है। भले ही ये बेकार से लगते हों, लेकिन हमारे लिए ये भी बहुत कीमती हैं, इसीलिए हम आज के लिए पीछे हटेंगे। तभी रैट चिल्लाता है, मिस समरसन, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, हम अब भी लड़ सकते हैं। समरसन गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, शट अप यू इडियट्स, तुम हार चुके हो, अब तुम में से बचे ही कितने हैं? और तभी आवाज आती है, माई हेड हर्ट्स। ये आवाज सुनते ही समरसन चौकन्ना हो जाता है और फिर हम देखते हैं वो औरत जो अंदर अनकॉन्शियस थी अब धीरे धीरे बाहर आ रही होती है। वो अपने सिर को थामे हुए कहती है, मैं कितनी देर से सो रही थी, ये सब गड़बड़ क्या है? क्या अभी भी ड्रग का असर बाकी है? मैं अजीब अजीब हेल्यूसिनेशंस देख रही थी। एमसी उसे बाहर आता देखकर डर के मारे सोचता है, ओ नो, क्या इसे अभी ही उठना था? हम तो बस खत्म करने ही वाले थे। वहीं दूसरी तरफ समरसन उस औरत को बाहर निकलते देखकर एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, ओ माय, लगता है अभी पीछे हटने का वक्त नहीं आया। प्रे खुद ही डिफेंसिव बैरियर से बाहर रेंग कर आ रही है। फिर वह अपने सारे चूहा सोल्जर्स से कहता है, जाओ और उस प्रे की सांस हमेशा के लिए बंद कर दो। जो भी कामयाब होगा उसे मदर से एक नाम मिलेगा। और फिर वो सारे चूहों को एक एक नाइफ के साथ फेंक देता है। नाइफ उस औरत को लगने ही वाला था कि तभी चासा उसे अपने लेग से जोर से नीचे पटक देती है और उसे नीचे ही पड़े रहने को कहती है। उसके बाद चासा के बाल खुल जाते हैं और नाइफ्स उसकी तरफ आ रहा होता है। चासा भी उसे आते हुए देख लेती है। तो इतना ही चैप्टर आया था, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।